हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। जितने भी लोग यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपको बता दूं कि एसएसटी की एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारी मैराथन है, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा जो हमारा जो एसएसटी है उसको रिवाइज करने वाले हैं, उसको हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पर में कमेंट करके बता देंगे कि जी हाँ, आप लोगों को आवाज़ बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर में जल्दी जल्दी से कर दीजिए यहाँ पर में। ओके, चलिए चलिए गुड। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर में कंटिन्यूसली जुड़ गए हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को आवाज़ बराबर आ रही होंगी, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर से आ रही होंगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर में हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग इस सेशन को जहाँ भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ पर में भी आप लोग शेयर कर सकते हो, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। टीचिंग परीक्षा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए जल्दी से, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में भी ऐसे जो वीडियोज़ है आप लोगों के, कल पेडागोजी की क्लास भी आप लोगों के होने वाली है, उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो पेडागोजी की क्लास कल 5 बजे होगी आप लोगों की, जिसमें फुल पेडागोजी करवाऊंगा। आज मैं आप लोगों को फुल एसएसटी करवाने वाला हूँ। लंबी क्लास है, अच्छे से आप लोग देखिए। टेस्ट भी मिलेंगे आप लोगों को क्लास के बाद में, ठीक है। चलिए, तो टेस्ट भी आप लोगों को मिलने वाली है। क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली फ्रेंड्स। आप लोगों का रिवीजन के लिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोगों को बताना है कि महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाले, महाराजा अधिराज जो स्वतंत्र शासक होते थे, जो स्वतंत्र राजा होते थे, वो लोग महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करते थे। तो इनमें से कौन थे जिन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की है? तो महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्ता वंश का जो शासक था वो था चंद्रगुप्त, जिसको आप लोग चंद्रगुप्त वन भी बोलते हो। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, वो मौर्य वंश का था चंद्रगुप्त मौर्य। ये है चंद्रगुप्त वन, और एक उसका बेटा था चंद्रगुप्त का समुद्रगुप्त। तो दोनों ही पिता और बेटे जो थे, चंद्रगुप्त वन और उनका बेटा समुद्रगुप्त, दोनों ने ही महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा अधिराज, ठीक है, महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। बाकी चंद्रगुप्त दो जो था उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये आप लोगों को याद रखना है। तो विक्रमादित्य बोले आप लोगों से तो चंद्रगुप्त दो, और अगर महाराजा अधिराज बोले तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त वन, इन दोनों ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि यूपी टेट में एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पहला गुप्ता वंश का शासक कौन था जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। उसका आंसर होगा चंद्रगुप्त वन, क्योंकि समुद्रगुप्त का पिता था वो। तो ऑब्वियस सी बात है कि समुद्रगुप्त के पहले उसने धारण की थी। तो चंद्रगुप्त वन जो है ये पहला गुप्ता वंश का शासक था जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। उसके बाद में उसके बेटे समुद्रगुप्त ने भी धारण की थी। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए। बी और डी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर में, ठीक है, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। आप लोगों को बताना है यहाँ पर में ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था। जल्दी जल्दी से एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए इसका, फिर हम लोग हमारे क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोग बताओगे जल्दी से कि बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चौसा, अहमदनगर का एनेक्सेशन या बीजापुर का एनेक्सेशन। देखिए, अहमदनगर को किसने जीता था, ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। 1 नंबर यहाँ जोड़ लीजिए आप लोग। शाहजहां ने जीता था, शाहजहां ने जीता था। आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूं आप ही लोगों के लिए फ्रेंड। शाहजहां ने जीता था इसको 1632 में, 1632 में। इसके अलावा बीजापुर को और गोलकुंडा को किसने जीता था? बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था औरंगजेब ने, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब ने जीता था। बीजापुर को उन्होंने जीता था फ्रेंड्स 1685 में, और गोलकुंडा को उन्होंने जीता था 1687 में, 1687 में, ठीक है। तो बीजापुर को औरंगजेब ने जीता था, ठीक है। अहमदनगर को शाहजहां ने जीता था। ये दोनों ही पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, दोनों के दोनों याद रखने। क्या इससे ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहे हैं आप लोगों के? सी और डी से, सी की जोड़ी 1 के साथ, डी की जोड़ी 2 के साथ, ठीक है। 1 एंड 2 यहां पर मैं देखिए लग गया आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। वैसे चंदेरी की जो लड़ाई थी, बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है, चंदेरी की लड़ाई बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुई थी। चंदेरी की लड़ाई बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ठीक है, 1528 के अंदर में। और चौसा की लड़ाई हुई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1539 में। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, हुमायूं, बैटल ऑफ चौसा,
चौसा की लड़ाई, इसके अंदर में मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग लाइव सेक्शन में जाओगे वहाँ पर में, तो वहाँ आप लोगों को मिलेगा कि कितने सारे अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर में मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। ये एक एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल में। याद आ रहा है किसी को? जितने लोगों को याद आ रहा है हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से कि जी हाँ याद आ रहा है। ठीक है, हाथ ऊपर करके बता देंगे। ओके चलो, इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप लोग यहाँ पर में। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण जो है आप लोगों का, उसके बारे में कौन सी वाली बात सही है? मेसोलिथिक या मध्य पाषाण जो है आप लोगों को, उसके बारे में कौन सी वाली बात सही है? मेसोलिथिक या मध्य पाषाण के बारे में कौन सी वाली बात आप लोगों की सही है? ओके तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में फ्रेंड्स की मेसोलिथिक, तो मेसोलिथिक जो है आप लोगों का ये मध्य पाषाण, ठीक है, मध्य समय काल के अंदर में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक 3 कालखंड थे। तो मध्य पाषाण काल के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर में पत्थरों के औजार जो मिले हैं उनको लघु पाषाण कहा जाता था, क्योंकि वो छोटे छोटे से थे। छोटे छोटे से औजार या हथियार बनते थे, एकदम एकदम छोटे छोटे से, उंगलियों पर आ जाए इतने छोटे छोटे से। वो मांस को फाड़ने काटने के लिए वो लोग जो है वो इतने फाइन हथियार या माइक्रोलिथ बनाते थे। तो माइक्रोलिथ या लघु पाषाण आप लोगों को कहाँ पर में मिले हैं? माइक्रोलिथ या लघु पाषाण आप लोगों को मिले हैं मेसोलिथिक एज के अंदर में। सही है। इस पत्थर के औजार के आकार में बड़े थे। अरे बड़े कैसे हो सकते हैं? वो नाम में ही लघु है तो बड़े कैसे हो सकते हैं? तो 2 गलत है, तो 2 जहां जहां दिया है उसको काटो। ठीक है, जहां 2 दिया है काटो, यहाँ 2 दिया है और ऑल ऑफ दी अबव में भी 2 दिया है काटो। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा केवल, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओनली 1। ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। औजार थोड़ी गायब थोड़ी हो जाएंगे। औजार जो पुराने वाले जमाने के थे, पैलियोलिथिक के समय काल के, वो भी कहीं ना कहीं तो पड़े हुए ही होंगे ना, गायब थोड़ी हो जाएंगे। वो उनका भी इस्तेमाल होता था, लेकिन माइक्रोलिथ का इस्तेमाल यहाँ पर में स्टार्ट हो गया था। छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए औजार और हथियारों का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया था मध्य पाषाण युग के अंदर में। ये वाली बात है आप लोगों की। तो माइक्रोलिथ्स कब इस्तेमाल होने स्टार्ट हुए थे? ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है आपका। माइक्रोलिथ, ठीक है, लघु पाषाण, माइक्रोलिथ। तो जो बीच वाला समय काल है ना आप लोगों का, मेसोलिथिक, मेसो या मध्य पाषाण युग जिसको बोलते हो आप लोग, मध्य पाषाण, उस समय की बात है ये आप लोगों की, मध्य पाषाण के समय की बात है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, टीपू सुल्तान के क्षेत्रों में रैयतवाड़ी प्रणाली को पहले छोटे स्तर पर किसने शुरू किया था? ये भी आप लोगों को करवाया हुआ है, जल्दी जल्दी से इसका भी आंसर कर देंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टीपू सुल्तान के क्षेत्रों में रैयतवाड़ी प्रणाली को पहले छोटे स्तर पर शुरू करने वाला कौन था? रैयतवाड़ी प्रणाली। तो रेयतवाड़ी प्रणाली या रेयत का मतलब ही क्या होता है? रेयत का मतलब क्या होता है? ये अगर किसी को याद आ रहा हो रेयत शब्द का मतलब तो बता दीजिए। तो दक्षिण भारत के अंदर में जो है फ्रेंड जमींदार नहीं थे, जमींदार वगैरह नहीं हुआ करते थे। जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदार होते थे, वैसे जमींदार यहाँ पर में नहीं थे। तो इस वजह से यहाँ पर में डायरेक्टली किसानों के साथ में समझौता किया गया, डायरेक्टली किसानों के साथ में, कि किसानों से डायरेक्ट टैक्स वसूली की जाएंगी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो सबसे पहले ये टीपू सुल्तान का जो मैसूर वाला इलाका था, ये वाला इलाका अंग्रेजों ने नया नया जीता था उसको, तो वहां पर में अलेक्जेंडर रीड नाम के अधिकारी ने इसको ट्राई किया था। बाद में थॉमस मुनरो ने उसको पूरे के पूरे मद्रास प्रांत में लगाया। सबसे पहले ट्राई किया था अलेक्जेंडर रीड ने, और फिर बाद में थॉमस मुनरो ने उसको पूरे मद्रास प्रांत पर लागू किया था, दक्षिण भारत के अंदर में। तो रेयतवाड़ी प्रणाली कहाँ पर में लागू थी? उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम में, या फिर दक्षिण भारत में? ये आंसर करेंगे सबसे पहले। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए यहाँ पर में। ठीक है, उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, या दक्षिण भारत में? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के अंदर में। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर में कमेंट कीजिए यहाँ पर में कि सबसे पहले इसको किसने किया था। ठीक है, सबसे पहले इसको ट्राई किसने किया था? अलेक्जेंडर रीड ने इसको ट्राई किया था, अलेक्जेंडर रीड ने। तो अलेक्जेंडर रीड ने इसको ट्राई किया था फ्रेंड्स। ठीक है, किसके इलाके में ट्राई किया था वो भी बता दीजिए, यहां से देखकर बताओ। टीपू सुल्तान के इलाके में ट्राई किया था, ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, लिखेंगे सभी लोग। और उसके बाद में पूरे मद्रास में इसको किसने लागू किया, ये आप लोग देखते कितने लोगों ने ध्यान से सुना है सेशन को। ठीक है, कि पूरे दक्षिण भारत में उसको किसने लागू किया था, तो ये आप लोग बताएंगे। तो पूरे के पूरे दक्षिण भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था। इसी वजह से इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। तो मुनरो सिस्टम कौन से वाले कर प्रणाली को बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मुनरो सिस्टम, तो मुनरो सिस्टम कहा जाता है रेयतवाड़ी सेटलमेंट को। रेयतवाड़ी सेटलमेंट को मुनरो सिस्टम बोलते हैं आप लोग। देखिए एक एक चीज में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। रेयत का मतलब क्या होता है? कल्टीवेटर्स, किसान। ये थॉमस मुनरो ने कहा था कि ब्रिटिशर्स जो है वो पेरेंटल फादर फिगर के रूप में यहाँ पर में काम करने चाहिए, जो कि पैसे लेकर बच्चों की रक्षा करता हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स वोर्ड प्लान से रिलेटेड, और मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर में आप लोगों को जरूर देखने के लिए मिलेगा। इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग, क्योंकि जब यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये किया जा रहा है, आपका ऑफलाइन पेपर और एक ही शिफ्ट में पेपर लिया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। सारे लोग पूरा का पूरा सेशन अच्छे से देखेंगे। जो पूरा सेशन अच्छे से देखेंगे उसको एक टेस्ट मिलेंगी। वो टेस्ट आप लोग जो है 1 घंटे के अंदर में ही आप लोग दे सकते हो। 1 घंटे तक ही आप लोग दे पाओगे उस टेस्ट को। बाकी जो पेड वाले बच्चे हैं उन लोगों को तो मतलब जो सीटेड वाले बच्चे हैं उन लोगों को तो वहाँ पर में उनके कोर्स में भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले क्लास के अंदर में, क्लास जब हो रही थी उस समय में, तो वो तो रहेगा ही। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उन लोगों को आप लोग वो देख सकते हो इसको पूरा का पूरा, और 1 घंटे के अंदर में आप लोगों ने टेस्ट भी देना है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ओके, तो वोर्ड क्या है? ये वोर्ड क्या है? तो वोर्ड जो है फ्रेंड्स एक प्लांट है आप लोगों का जिससे कलर बनाया जाता है। प्लांट है जिससे क्या बनाया जाता है? कलर बनाया जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। लेकिन ये जो कलर है वो बड़ा पेल और डल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ओके, बिल्कुल सही बात है। इससे जो डाई या कलर बनाया जाता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पेल और डल होता है, अच्छा नहीं होता, ठीक है। डाई पीली और धुंधली होती है, सही बात है ये। यूरोपियन वोर्ड जो है आप लोगों का, ठीक है, वो नील से अच्छा नहीं है। नील के जो पौधा होता है उसका कलर ज़्यादा अच्छा होता है। तो यूरोपियन के जो वोर्ड प्रोड्यूसर थे, यूरोप के जो वोर्ड प्रोड्यूसर थे आप लोगों के, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने यहाँ पर में यूरोप के जो वोर्ड प्रोड्यूसर थे उन लोगों ने इंडिगो के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। और यूरोप की काफ़ी सारी सरकारों ने जो है इंडिगो के आयात पर या फिर जो नील था उसके आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया था कुछ समय के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ये सही है, ये सही है आपका। बट ये वोर्ड जो है यूरोप में उगता था, यूरोप में। और यूरोप जो है आप लोगों का पड़ता है शीतोष्ण जोन में, ये यहाँ पर में इस वाले इलाके में पड़ता है। तो आप लोगों का जो है ये वाला गलत हो जाएगा। शीतोष्ण होगा, उष्ण कटिबंधीय नहीं होगा, ट्रॉपिकल नहीं होगा, टेम्परेट जोन होगा वो। और टेम्परेट जोन क्या होता है ये मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया हुआ है। तो पहला वाला गलत है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के फ्रेंड्स, अच्छा एक और चीज़ है आप लोगों की जो मेरे को आप लोगों को बताना है। देखिए इंडिगो का, जब भारत के अंदर में इंडिगो उगाना, एक समय ऐसा आया जब भारत से इंडिगो उगाना बंद हो गया। ध्यान से समझना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी लोग एकदम गौर से मोबाइल के अंदर में घुस जाएंगे एकदम। जो फ्रांस है उसने कहाँ पर में इंडिगो उगाना स्टार्ट किया था? सेंट डोमिंगो के अंदर में, कैरेबियन आइलैंड में सेंट डोमिंगो नाम की जगह है। मतलब अगर मैं पृथ्वी पर आपको दिखाऊं तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, ये इधर में है वो सेंट डोमिंगो, वहाँ पर में उगाया इसने, ठीक है। पुर्तगाली लोग जो थे उन्होंने ब्राज़ील के अंदर में उगाना स्टार्ट किया। पुर्तगाली लोग जो थे ब्राज़ील में उगाना स्टार्ट किया उन्होंने। इंग्लिश लोग जो थे वो तो जमाई थे, है ना, तो उन्होंने जमैका में, यहाँ पर में जमैका नाम के आइलैंड है, जमैका आइलैंड, वहाँ पर में उगाना इन्होंने स्टार्ट किया। और स्पेनिश लोगों ने वेनेजुएला में, ये यहाँ पर में वेनेजुएला नाम की जगह है, ठीक है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में वेनेजुएला, वहाँ पर में इंडिगो उगाना स्टार्ट किया। तो फ्रांसीसियों ने सेंट डोमिंगो में, कैरेबियन आइलैंड के सेंट डोमिंगो में, ब्राज़ील में किसने उगाया था? ब्राज़ील पर कब्जा किसका था? पुर्तगाली लोगों का। जमैका पर कब्जा था अंग्रेज लोगों का, उन्होंने वहाँ पर में उगाया। अंग्रेज जमाई थे, ठीक है, हर जगह जाते थे जमाई बन के बस जाते थे, बस ऐसे ही समझ जाना। और स्पेनिश लोगों ने वेनेजुएला के अंदर में, ठीक है, स्पेनिश वेनेजुएला। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। आगे मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को और भी इसको याद करवाऊंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, हमारे ये याद रखना है आप लोगों ने, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ऑल रिसोर्सेज है इकोनॉमिक वैल्यू, पहले ही पॉइंट खत्म हो गया है। रिसोर्सेज का मतलब होता है हर वह चीज़ जो इंसान के काम आती है, काम आने वाली चीज़ को रिसोर्स कहा जाता है, जिससे जो आपके काम आ सकती है। जो चीज़ आपके काम में नहीं आती वो रिसोर्स नहीं होती, वो संसाधन नहीं होता आप लोगों का। लेकिन हर एक संसाधन का इकोनॉमिक वैल्यू होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कि एक माँ के लिए एक बच्ची जो है वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट दे रही है, उसको एक इमोशन दे रही है, काम तो आ रही है ना, इमोशन के साथ में काम आ रही है वो। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ही हो, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी ही, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं भी हो सकती उसकी। ओके, तो हर चीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू होंगी, हर रिसोर्स की, हर संसाधन की इकोनॉमिक वैल्यू होंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ इमोशनल चीज़ें भी होती है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मान लो ये चमेली बाई है मेरी स्लाइडर, इसको मैं बेचने जाऊँ तो हो सकता है कोई खरीदे ना इसको, हो सकता है इसकी इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, लेकिन मेरे लिए बड़े काम की चीज़ है कि भाई यार ये मेरे को स्लाइड को चेंज करने में मदद करती है, कोई हो सकता है ना खरीदे इसको, हो सकता है। तो हर रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू होंगी ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ जहाँ वन को सही बोला है, बोथ
ए को सही बोला है, काटो। ए को सही बोला है, काट दो। ए को यहां पर में भी सही बोला है, काट दो। दूसरा वाला स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार कम से कम आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 3 से 4 शिफ्ट के अंदर में आया था। ये आप लोगों का ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर में पेपर, ये क्वेश्चन तो जैसे पहले आया ये आप लोगों को ऑफलाइन पेपर में, जो लास्ट ऑफलाइन पेपर हुआ था 31 जनवरी का, उसके बाद में ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया। टाइम और टेक्नोलॉजी, ये कोई भी सब्सटेंस है, कोई चीज़ है, उसको रिसोर्स में बदल सकती है। आज हो सकता है कि कोई चीज़ आपके काम की ना हो, बट समय के साथ या कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप उसको अपने काम में लाने लायक बना सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी से करेंगे फ्रेंड्स। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर आ गए हैं कि कल्पक्कम जो है आप लोगों का, कल्पक्कम कहाँ पर में है, तारापुर कहाँ है, नरोरा, नेगा। आप लोगों को बताना कौन सा वाला सही तरीके से जोड़ी लगी हुई है। ये तो कल्पक्कम कहाँ पर में आपका, कल्पक्कम, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर में, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, और कैगा कर्नाटक के अंदर में आप लोगों का। ये याद रखना है आप लोगों ने, नरोरा ये बहुत ही फेमस है। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक के अंदर में है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1 and 2, 1 and 2 इज द आंसर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये याद रखना है आप लोगों ने। मेरे साथ साथ में सभी लोग जो है, मैं जो जो पूछूंगा वो आप लोग देख कर ही रिप्लाई करते जाएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर में। मैं चाहूंगा हर एक बच्चा, जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं, हर एक बच्चा यहाँ पर में रिप्लाई करेगा। सभी बच्चे ने रिप्लाई करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए यहाँ पर में कि तारापुर कहाँ पर में। आप लोग लिखो कहाँ पर में, बिना ऑप्शन के लिखो। तारापुर कहाँ पर में आप लोगों का, तारापुर। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि कल्पक्कम कहाँ पर में आप लोगों का, लिखिए आप लोग। कैगा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो लिखते जाएंगे बस। कैगा कहाँ पर में है, और एक लिख दो लास्ट, राणा प्रताप सागर कहाँ पर में। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ पर में है, राणा प्रताप सागर। ठीक है, ये भी आप लोग बस लिख दोगे। देखते कितने लोग यहाँ पर में लिख रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में फ्रेंड्स आप लोगों ने लिख दिया है ये सारी चीज़ें। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को टेस्ट की लिंक यहाँ पर में भी मिल जाएंगी, और टीचिंग परीक्षा ऐप जो है इसको जरूर डाउनलोड कर लेना है आप लोगों ने। यहाँ पर में भी आप लोगों को मिल जाएगी टीचिंग परीक्षा ऐप, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर में अवेलेबल है, वहाँ पर में भी आप लोगों को मिल जाएगी, गूगल प्ले स्टोर पे। ठीक है, बाकी दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप आप लोग सर्च करोगे आप लोगों को मिल जाएगा, जिसके अंदर में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि वीरासी लिंगम पंटुलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो मैरिज इन मद्रास। ये वीरासी लिंगम पंटुलू, देखो ध्यान से सुनना, इसको बोलो मन में, हर कोई बच्चा अपने मन में बोलेगा वीरासी लिंगम पंटुलू। बोलो वीरासी लिंगम पंटुलू, वीरासी लिंगम पंटुलू, बोलिए आप लोग वीरासी लिंगम पंटुलू। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मद्रास में, मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब कौन सी प्रेसिडेंसी, कौन से इलाके में आएंगी वो, उत्तर में या दक्षिण में। ठीक है, उत्तर में या दक्षिण में। तो ये आप लोगों की आएंगी दक्षिण के अंदर में, दक्षिण भारत के अंदर में, दक्षिण भारत के अंदर में आएंगी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, दक्षिण भारत के अंदर में मद्रास प्रेसिडेंसी। तो यहां पर में उन्होंने एक विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया था। बिल्कुल सही बात है, वीरासी लिंगम पंटुलू ने। स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने जो है फ्रेंड्स एक एसोसिएशन बनाई थी जिसको आर्य समाज कहा जाता है, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन के लिए। तो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। वीरासी लिंगम पंटुलू ने दक्षिण भारत के अंदर में, और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इन्होंने भी उत्तर भारत के अंदर में आर्य समाज की स्थापना की थी, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे ये। तो दोनों के दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर में बिल्कुल सही है।
तो आप लोग लिखिए सभी लोग, वीरासी लिंगम पंटुलू दक्षिण भारत के अंदर में मद्रास प्रांत के अंदर में इन्होंने किया था। और उसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी फ्रेंड्स, ठीक है, उत्तर भारत के अंदर में। ये आप लोगों से क्वेश्चन DSSB के अंदर में भी पूछा जा सकता है सेपरेट करके। ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो सीटेट के एग्जाम में आया था, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। DSSB में सेपरेट पूछा जा सकता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में किसने किया था, तो वीरासी लिंगम पंटुलू ने किया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि बंगाल प्रांत में विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने किया था काम, बंगाल प्रांत में। तो बंगाल प्रांत में एंशियंट टेक्स्ट जो पुराने वाले ग्रंथ थे उनका सहारा लेकर कि भाई देखो अलग अलग जगह के ऊपर में लिखा हुआ है कि भाई विधवा पुनर्विवाह हो सकता है, वेदों के अंदर में भी लिखा हुआ है कि विधवा पुनर्विवाह जो है वो अलाउड है। और इसी की वजह से फ्रेंड्स 1856 के अंदर में 1856 के अंदर में आप लोग देखते हो कि विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ। तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, सभी लोग लिखो, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो लागू हुआ था आप लोगों का 1856 के अंदर में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने जो है फ्रेंड्स 1849 के अंदर में लड़कियों के लिए स्कूल्स खोले थे, लड़कियों के लिए स्कूल्स खोले थे। तो आज जो लड़कियां पढ़ रही है, आप देखिए यहाँ पर में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आप लोगों के लिए काम किया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाए, ठीक है, ज्योतिराव फूले हो जाए, सावित्रीबाई फूले उनकी पत्नी, तो इस तरीके से अलग अलग जो लोग थे उन्होंने भारत में आप लोगों के लिए काम किया ताकि आप लोग पढ़ पाए। तो आज पढ़िए, जो उन्होंने त्याग किया है, जो उन्होंने बलिदान दिया है, उसका फायदा मतलब उठाइए और बताइए कि उन्होंने जो मेहनत की थी वो वेस्ट नहीं जा रही है करके। ओके, तो ये बाकी की चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है जिन भी बच्चों को याद आ रहा है वो जल्दी जल्दी से इसका आंसर करते रहेंगे सभी के सभी लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से बेगमपुरी मस्जिद की, तो बेगम, अगर आपको खुश रहना है तो थोड़ा सा पागल बनना पड़ेगा और बेगम की बात सुननी पड़ेगी आप लोगों को। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में पागल राजा कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे फैसले ऐसे लिए जो कि बिल्कुल ही एकदम बेतुके से थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने बेगमपुरी मस्जिद बनाई थी, ये याद रख लेना आप लोगों ने, दिल्ली में बेगमपुरी मस्जिद। तो बेगमपुरी मस्जिद किसने बनाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रख सकते हो, बेगमपुरी मस्जिद। ओके, याद रहेंगे आप सभी लोगों को, सभी लोग लिख देंगे यहाँ पर में, बेगमपुरी मस्जिद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा और भी कुछ मस्जिद है फ्रेंड्स जो आप लोगों ने याद रखना है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं टीचिंग परीक्षा चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी करते रहेंगे फ्रेंड्स आप लोग, ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस, कल मैं आप लोगों को पेडागोजी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं ये सेशन देख रहे हैं, सेशन को लाइक तो आप लोगों ने करना ही करना है, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता रहा था फ्रेंड्स कि बेगमपुरी मस्जिद जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, ठीक है, जहां पनाह नाम का शहर जो उसने बसाया था उसमें। तो एक क्वेश्चन तो यहां पर में ये भी क्लियर हो जाता है कि जहां पनाह नाम का शहर किसने बसाया था। अब आप लोग मेरे को आंसर करो यहाँ पर में, जहां पनाह नाम का शहर किसने बसाया था। तो जहां पनाह नाम का जो शहर है फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, ये आप लोगों ने याद करना है। मोठ की मस्जिद, ठीक है, मोठ की मस्जिद जो है ये किसने बनाई थी, तो सिकंदर लोधी के समय में उनके एक मंत्री ने इसको बनाया था। सिकंदर लोधी के समय में मोठ की मस्जिद बनी थी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। बाद में इसको एनलार्ज कराया इल्तुतमिश ने और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बड़ा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया और उसको बड़ा किसने किया था, इल्तुतमिश और इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसको बड़ा किया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुव से भारत आता है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से आता है, ठीक है, नॉर्थ पोल से भारत के तरफ में आता है, यहां से नॉर्थ पोल से भारत के तरफ में आता है, इधर में उड़ के आता है। तो सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है, केवल जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, अगर आप लोग उसको देखोगे तो मुश्किल से जो है फ्रेंड्स इसका वजन आप लोगों को 15 ग्राम के बराबर मिलेगा, करीब 8000 किलोमीटर का रास्ता तय करके आता है वो। तो लिटिल स्टिंट, ठीक है, उसका नाम है लिटिल स्टिंट, यहाँ पर मैं आप लोगों का लिटिल स्टिंट, केवल जो है उसका वजन 15 ग्राम है, 15 ग्राम, केवल 15 ग्राम, छोटा सा है एकदम 15 ग्राम का, और करीब 8000 किलोमीटर की यात्रा तय करके ये ऊपर से ऐसा नॉर्थ पोल के पास से भारत के अंदर में आता है, लिटिल स्टिंट, ठीक है।
लिटिल स्टिंट इसका नाम है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर में दिया है प्रवासी पक्षी के बारे में। कई सारे प्रवासी पक्षी है, पिंटेल बत्तख है, कर्लियो है, फ्लेमिंगो है, एस्प्रो है, लिटिल स्टिंट है, जो हर साल सर्दियों के मौसम में हमारे देश में आते हैं, सर्दियों के मौसम में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है उधर साइड में, तो वो इतनी ज़्यादा सर्दी ना हो तो हमारे देश के अंदर में आ जाते हैं, भाई कम सर्दी रहे करके, इतनी सर्दी हम बर्दाश्त कर लेंगे, तो सर्दियों के मौसम में आते हैं। उन्हीं में से एक है आपका लिटिल स्टिंट, जो केवल 15 ग्राम का है, 8,000 किलोमीटर जो है वो उड़ के आता है भारत के अंदर में, 8,000 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंश का शासक कौन था? ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का, डायरेक्ट बताइए आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्ता वंश का शासक कौन था? सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए। यहां पर में सभी लोगों का, हर एक बच्चा सिर्फ आंसर नहीं करेगा, यहाँ पर मैं ऑप्शन करने के साथ में उसका नाम भी लिख देगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में, हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में नाम लिखेगा फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का ऐसे ही जो है वो रिवीजन होता रहे आप लोगों का। ठीक है, चलिए तो मैं बता दूं आप लोगों को कि पहला जो शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी वो था आप लोगों का चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन गुप्ता वंश का पहला स्वतंत्र शासक भी था ये भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आप लोगों का हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट ड्यूरिंग पैलियोलिथिक पीरियड फैक्ट्री साइट वर, पुरातत्वविदों के अनुसार पूरा पाषाण काल में, जो सबसे पुराना समय काल था जब हम लोग नंगू पुंगू होकर घूमा करते थे, सबसे पुराने मानव आज से करीब 20 लाख साल पहले, उनमें से जो जहाँ वो रहते थे उसके आसपास की जगहों को उद्योग स्थल कहा जाता है। कुछ जगहों को उद्योग स्थल कहा जाता है, फैक्ट्री साइट। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये फैक्ट्री साइट है? तो फैक्ट्री साइट इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स क्योंकि वहां पर में हम लोगों को स्टोन्स मिले हैं, मतलब पत्थर मिले हैं, और वहां पर में पत्थर के टुकड़े आप लोगों को मिले जहां पर में ये लोग पत्थरों के टूल्स बनाते होंगे। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही उन लोगों का फैक्ट्री साइट आ जाता होगा, अपनी काम करने की जगह, जहां पर में बैठकर वो लोग पत्थर छीलते थे, पत्थरों से औजार बनाते थे। तो फैक्ट्री साइट वो जगह है जहां पत्थरों के टुकड़े मिले हैं, और यहीं पर वो लोग क्या करते होंगे, यहीं पर जो है फ्रेंड्स वो लोग अपना पत्थरों के औजार बनाते होंगे, इस तरीके के औजार बनाते होंगे। ये मान लीजिए ये बैठे हुए हो आप पिछले जन्म में और पत्थर के औजार बना रहे हो आप। ठीक है, ये आप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा वाला सही नहीं है। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग इस पॉइंट को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी हाँ, देखिए हुंजगी नाम की एक जगह है कर्नाटक के अंदर में, वहां पर में आपको जो है वो लोगों के रहने वाली जगह और फैक्ट्री साइट दोनों मिली है। तो कौन सी जगह है जहां पर में लोग रहते भी थे और बस वहीं पे उनकी फैक्ट्री साइट भी थी? मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और आपका घर बस पीछे में ही है, यहाँ पर में अजी सुनते हो, जल्दी आओ यहाँ पर में। ठीक है, थोड़ा सा आटे का डब्बा ऊपर से नीचे उतार दो, ऐसा करके ये बुला लेंगी उनकी मैडम उनको, बस इतना ही, बस घर पे ही वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हो वो, ऐसा समझ लो। तो ये हुंजगी नाम की जगह पे है, हुंजगी नाम की जगह कर्नाटक में है। वहां पर में आपको जो है कर्नाटका में, वहां पर में आप लोगों को क्या मिला है, कर्नाटका के अंदर में आप लोगों को क्या मिला है, जो है हैबिटेशन प्लस कम फैक्ट्री साइट, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, आवास और फैक्ट्री साइट दोनों आप लोगों को मिली है वहां पर में, हुंजगी कर्नाटक के अंदर में। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मणिग्रामम और नाना देसी क्या थे? मणिग्रामम और नाना देसी जो है व्यापारियों के संघ थे, व्यापारियों के संघ, जिसमें व्यापारी लोग अपना ग्रुप बना लेते थे, और स्पेशली दक्षिण भारत में, कहां पर में, ये साउथ इंडिया के व्यापारिक संघ थे, साउथ इंडिया के। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही जोड़ी लगी हुई है। शिकस्ते और नस्तालिक, ये लिखने की स्टाइल है, लिखने की स्टाइल है यहाँ पर में, शिकस्ते और नस्तालिक लिखने की, अरबी और फारसी भाषा, उर्दू भाषा को लिखने की स्टाइल है, ये कैलीग्राफी की स्टाइल। वेट्टी और कदमाई, ये जमीन के प्रकार है, गलत, ये टैक्स के प्रकार है, कैटेगरी ऑफ लैंड नहीं, ये कैटेगरी ऑफ टैक्स है, टैक्स के प्रकार है वेट्टी और कदमाई। वेट्टी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों का एक ऐसा टैक्स था जो फोर्स्ड लेबर के रूप में लिया जाता था, फोर्स्ड लेबर के रूप में, मतलब जबरदस्ती आपसे काम करवाया जाता था। ठीक है, फोर्स्ड लेबर के रूप में। और वेट्टी जो था, कदमाई जो था आप लोगों का, कदमाई जो है ये लैंड के ऊपर में लगने वाला टैक्स था, लैंड के ऊपर में लगने वाला टैक्स। तो दोनों टैक्स के प्रकार है, ना कि जमीन के प्रकार है।
आप लोगों के, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसी वजह से आप लोगों को करवा दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है, जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, मतलब आप लोगों को जमीन को बहुत नीचे तक खोदना पड़ता है तब जाके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आप लोगों को मिलती है। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसके जरिए आप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को निकालते हो? अब देखो यहां पर में उसने आपको ऑप्शन दिया है धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, तो ओपन कास्ट माइनिंग तो हो नहीं सकती कि भाई बस ऐसा थोड़ा थोड़ा सा खोद दिया आपने और आपको मिल गया पेट्रोल और नेचुरल गैस, ऐसा तो हो नहीं सकता आप लोगों का, है ना? ऐसा तो नहीं होगा कि बस आपने खोदा और आप लोगों को मिल गया। तो ओपन कास्ट माइनिंग हो नहीं सकती क्योंकि बहुत गहराई में खोदना है आप लोगों ने। क्वेरिंग का मतलब होता है फ्रेंड जस्ट हल्का हल्का सा झाड़ी, जो झाड़ फूक है थोड़ा थोड़ा सा बस हल्का हल्का सा हटा देना। सिंपली डग आउट मतलब थोड़ा हल्का हल्का सा बस हटा देना मिट्टी को, उसको बोला जाता है आप लोगों का क्वेरिंग। बस अपने घर में आप ऐसा लिए और खराटे से आपने जो है आप लोगों का वो हटा दिया मिट्टी और आपको पेट्रोल का और तेल के कुएं मिल गए, वल्ला हबीबी वल्ला वल्ला, ऐसे नहीं होता, ठीक है? तो क्वेरिंग भी नहीं है, ओपन कास्ट माइनिंग भी नहीं है आप लोगों की। ड्रिलिंग और शाफ्ट माइनिंग, देखो कुपकी खनन जो है आप लोगों का, शाफ्ट माइनिंग आप लोगों का ये किया जाता है फ्रेंड्स खनिज निकालने के लिए। जो धरातल के बहुत नीचे में खनिज पाए जाते हैं ना, उनको निकालने के लिए कुपकी खनन किया जाता है, ठीक है, शाफ्ट माइनिंग। ड्रिलिंग जो होती है आप लोगों की, ये की जाती है आप लोगों का, ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, जो आप लोगों का पेट्रोलियम मेथड, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है आप लोगों के, उनको निकालने के लिए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को निकालने के लिए। तो शाफ्ट माइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है मिनरल्स को निकालने के लिए जो बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं, खनिज। और ड्रिलिंग का इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को निकालने के लिए। ये फ़र्क है दोनों के अंदर में, ठीक है? ये दोनों के अंदर में फ़र्क है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है, तो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ड्रिलिंग, शाफ्ट माइनिंग, मिनरल्स आप लोगों का, ठीक है? चलिए इसके अलावा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए जल्दी से आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। आंसर कर देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का, जितने भी लोग देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं बात करूं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, एक ही बच गया यार आर्कटिक ओशन, यहाँ पर मैं आर्कटिक ओशन, है ना? एक ही तो एक समुद्र बच गया आपका आर्कटिक ओशन, और ये बिल्कुल उसी क्रम में लगा हुआ है, बड़े से छोटे क्रम में लगा हुआ है, बड़े से छोटे क्रम के अंदर में ऑटोमेटिकली लगा हुआ है ये, बड़े से छोटे क्रम के अंदर में। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, बड़े से छोटे क्रम के अंदर में आप लोगों का ये ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। बाकी फ्रेंड टीचिंग परीक्षा इंस्टाग्राम के ऊपर में भी मौजूद है, तो टीचिंग परीक्षा को आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर में भी सर्च कर सकते हो। सिंपली आप लोगों ने सर्च करना है टीचिंग परीक्षा इंस्टाग्राम पे, ताकि आप लोगों को वहाँ पर में भी बहुत सारा जो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए डाली जाती है चीज़ें, वो भी आप लोग उसका आनंद ले सके, वो बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, सब लोग वहाँ पर में डालते रहते हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कावेरी रिवर डिस्प्यूट कौन से दो राज्यों के बीच में है? कावेरी नदी का जो डिस्प्यूट है वो कौन से दो राज्यों के बीच में है, ये आप लोगों ने बताना है। तो कावेरी नदी जो है फ्रेंड्स, ये आपकी सबसे पहली बात तो निकलती कहाँ से है? भारत के कौन से राज्य से कावेरी नदी का उद्भव होता है? कावेरी नदी का उद्भव होता है कर्नाटक राज्य से, ये कर्नाटक राज्य है, यहाँ से होता है, और यहाँ पर में वो फिर बाद में तमिलनाडु राज्य के अंदर में एंटर करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो आप लोगों का कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, तो यहाँ पर में आपका तमिलनाडु राज्य है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है यहाँ पर में ये आपका ये पूरा का पूरा क्या है, जल विवाद है, कावेरी जल विवाद। तो कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु में जाती है और फिर बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु इज द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ से ये नदी निकलती है, ये एक डैम बना हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग लिखेंगे कृष्णराज सागर डैम। पहली बात तो यह है कि कृष्णराज सागर डैम आप लोगों का कौन से नदी के ऊपर में बना हुआ है? कृष्णराज सागर डैम। नेट बहुत स्लो है सर, ऑफलाइन क्लास देखनी पड़ेगी, टेस्ट का टाइम बढ़ा दीजिए प्लीज़। ठीक है सोनी सिंह जी, मैं टेस्ट का टाइम जो है वो बढ़ा दूंगा, इसको 2 घंटे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आप जो है, या 3 घंटे कर लेते हैं ताकि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है टेस्ट दे सके, ठीक है।
चलिए, तो टेस्ट का टाइम जो है वो यहाँ पर मैं आपका बढ़ा देंगे, टेस्ट का टाइमिंग को। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ कृष्णराज सागर डैम आप लोगों का कहाँ पर में बना हुआ है, तो कृष्णराज सागर डैम आप लोगों का बना हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कर्नाटक राज्य के अंदर में। वही अगर मैं मेट्टूर डैम की बात करूं आप लोगों से, मेट्टूर डैम की, तो मेट्टूर डैम आप लोगों का कहां पर में बना है, ये यूपी टेट पेपर 1 के अंदर में आया था, यूपी टेट पेपर 1 के अंदर में आया था, जो पेपर कैंसिल हुआ था उसके अंदर में। मेट्टूर डैम आपका तमिलनाडु में बना है, कावेरी नदी के ऊपर में। तो दोनों ही डैम्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का। इन विच सिटी कॉटन वॉज मोस्ट प्रोबेबली ग्रोन, सबसे पहले कपास की खेती कहां पर में की गई थी, तो कपास की खेती सबसे पहले अगर कहीं पे की गई थी तो वो की गई थी आप लोगों की मेहरगढ़ में। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे ये मेहरगढ़ आज कौन से देश के अंदर में पाया जाता है, कौन से देश में, और उस देश का भी कौन सा राज्य है जहां पर में ये पाया जाता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग मुझे बता सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आप लोग देखते हैं कितने लोग यहाँ पर में इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, ठीक है। मैं वेट करो आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन का, आप लोगों के आंसर का, कि भाई कौन कितना जल्दी जल्दी से आंसर यहाँ पर में कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में अगर हम लोग यहाँ पर में बात करें फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में अगर हम लोग यहाँ पर में बात करें आप लोगों के, तो मेहरगढ़ में होता है आप लोगों का, ये तो हो गया, पाकिस्तान के अंदर में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंदर में, ठीक है, पाकिस्तान के बलूच। कितने साल पहले उगाया गया था, 7000 साल पहले उगाया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। जल्दी जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। जी, तो देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सिंह सभा, सिंह सभा जो है फ्रेंड्स ये सिखों के अंदर में एक आंदोलन था। सिंह सभा जो है सिखों के अंदर में एक आंदोलन था, जो कि सिखों के अंदर में बनाया गया था, सिखों के उत्थान के लिए, ना कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। मान लीजिए कि सिख समुदाय है, सिंह समुदाय या सिख समुदाय, उनमें जो है काला जादू और बहुत सारे सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास फैल गए हैं, तो उसके लिए बनाया था, ना कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, डायरेक्ट DSSB में भी आ सकता है कि सिंह सभा आंदोलन किस वजह से हुआ था, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं हुआ था, ये आप लोगों का हुआ था सिख धर्म के अंदर में जो सुपरस्टिशन फैला हुआ है उससे छुटकारा पाने के लिए। ओके, कास्ट डिस्टिंक्शन, बेसिकली आपसे बोला है कि वाई वर सिंह सभा फॉर्म्ड, इधर में दिए हुए ऑप्शन, तो ए को एलिमिनेट कर दो आप, जहां जहां ए है, ब्रिटिशर्स से उनका कोई लेना देना नहीं था, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिखों में प्रचलित अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए, जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, और सिखों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए, ये मेन रीजंस थे आप लोगों के, जो मेन रीजंस थे जिसकी वजह से यहाँ पर आपका ये किया गया था, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहली जो सिंह सभा थी आपकी, फर्स्ट सिंह सभा, ये 1873 के अंदर में अमृतसर के अंदर में आयोजित हुई थी। ये लिखो सभी लोग कमेंट बॉक्स में, हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में यहां पर में लिख देगा कि सिंह सभा जो है आप लोगों की पहली कहां पर में आयोजित हुई थी। सभी लोग लिखिए जल्दी जल्दी से, एक बार सभी का यहां पर में कमेंट का इंतजार है मुझे। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर्स आने कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो गए हैं मेरे पास में, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहेंगे। दूसरी वाली जो सिंह सभा थी आप लोगों की लाहौर में हुई थी 1879 के अंदर में, ठीक है। तो अमृतसर और लाहौर में इनका मकसद था सिखों के अंदर में जो अंधविश्वास फैला है उसको खत्म करना, और सिख जो शिक्षा है उसमें प्रचार प्रसार करना, सिखों के अंदर में मॉडर्न टीचिंग को शामिल करना, सिखिज्म के अंदर में मॉडर्न जो आधुनिक ज्ञान है, मॉडर्न ज्ञान जो है उसको शामिल करना। नाउ फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, जो आप लोग स्क्रीन पर देखकर टाइप करके बताओगे मुझे, ठीक है, सारे के सारे लोग टाइप करेंगे। आप लोग बताइए खालसा कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, खालसा कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, ये आप लोग लिखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, खालसा कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी। खालसा कॉलेज की स्थापना, खालसा कॉलेज की स्थापना जो है फ्रेंड्स आपकी अमृतसर में की गई थी। कब की गई थी ये लिखेंगे पूरा का पूरा, वापस से लिखिए खालसा कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, सभी के सभी लिखेंगे। एक बार शेयर भी कर देंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम शेयर भी करते रहेंगे सभी लोग। तो ये थोड़ा सा याद रखना, खालसा कॉलेज 1892 के अंदर में। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था आप लोगों को जो मैंने बता दिया आप लोगों को, इसको याद रहेगा आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था ये, सिखिज्म के अंदर में था, सुपरस्टिशन को खत्म करने, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव सेल चल रही है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, DSSB की आप लोगों की न्यू बैच आ चुकी है। 18 तारीख तक आप लोगों की इसकी वैलिडिटी है, अप टू 75% ऑफ पर। DSSB PRT का न्यू बैच आपका, DSSB PRT जनरल पेपर के लिए आप लोगों के लिए, DSSB PRT मैथ्स एंड साइंस और DSSB TGT मैथ्स एंड साइंस, DSSB TGT SST। ठीक है, इसके अलावा जितने भी बच्चे यूपी के हैं, कितने बच्चे यूपी के हाथ ऊपर खड़े कर सकते हैं, उन सभी के लिए जो पीटी की एग्जाम है आप लोगों की, जो आप लोगों के लिए कंपलसरी होती है देना, अगर आप कोई भी ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप सी की एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो उसके अंदर में भी टीचिंग परीक्षा आप लोगों को हेल्प करेगा। उसका भी कोर्स यहाँ पर मैं ला दिया गया है आप लोगों के लिए। और इंडिपेंडेंस डे सेल के ऊपर में उसका भी बहुत ही एकदम मिनिमम जो है कॉस्ट है, जितना कि जस्ट आप लोगों का वो निकल जाए उसके अंदर में। ठीक है, कॉस्ट निकल जाए टीचिंग परीक्षा का, उतना ही रखा गया है। क्योंकि यहाँ से भी जितना आप लोग एक GB भी आप वहाँ पर में देखते हो, उसका भी वहाँ पर कॉस्ट पड़ता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जितना आप 1 GB का जब डेटा आप लोग कंज्यूम करते हो ऐप के ऊपर में, तो 5 रुपये का वो कॉस्टिंग आती है उसके ऊपर में। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ये लगाया गया है। तो जो भी जानकारी चाहिए टीचिंग परीक्षा ऐप पर मिल जाएंगी, या फिर 76 11 101, ठीक है, 76 76 11 101 101 इस नंबर पे, या फिर 96 97 888 444 इस नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं वर्ड्स चीना वाला और चीना चट्टी, चीना वाला और चीना चट्टी आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं चीना वाला और चीना चट्टी आप लोगों का, ठीक है, मास्टर कैडर के लिए भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि बच्चे लोग चाहते हैं कि मास्टर कैडर का भी कोर्स निकाला जाए। उसके ऊपर में भी विचार किया जा रहा है मास्टर कैडर के ऊपर में। ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चे रहेंगे उतना ज़्यादा जो है मास्टर कैडर, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से ही अलग अलग जो स्टेट्स है उनकी डिमांड आ रही है कि सर टीचिंग परीक्षा से पढ़ना है और टीचिंग परीक्षा प्लीज़ उसके लिए निकालें। तो उसके ऊपर में भी विचार विमर्श चल रहा है। तो यहाँ पर मैं बताइए आप लोग कि चीना वाला और चीना चट्टी, ठीक है, चीना वाला और चीना चट्टी जो है फ्रेंड्स, ये केरल के अंदर में आप लोगों का इसका इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। चाइना से इसका इन्फ्लुएंस है चीना वाला। तो चीना वाला जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बेसिकली याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, और चीना चट्टी ये यूटेंसिल्स है, कुछ आप लोगों के यूज़ करने वाले, डेली लाइफ के अंदर में यूज़ करने वाली चीज़ें आप लोगों की, जो कि चाइना से इन्फ्लुएंस होकर केरल के अंदर में आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। मेगालिथ्स का मतलब क्या होता है आप लोगों को, ये आप लोगों को बताना है। मेगालिथ्स का मतलब, ठीक है, तो मेगालिथ का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत मैं कल समझा दूंगा। कल आप लोगों का जो है पूरा का पूरा, ठीक है, कल पूरा का पूरा आप लोगों का जो है पेडागोजी होने वाला है। तो सभी लोग डॉट 5 बजे आ जाएंगे, जैसे आज कर रहा हूँ मैं वैसे ही कल भी आप लोगों के लिए करूँगा। 5 बजे डॉट आ जाएंगे आप सभी लोग, जिसमें हम लोग सारा का सारा पेडागोजी और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करेंगे हम लोग। महापाषाण, महा का मतलब क्या होता है, ठीक है, महा का मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है, बड़ा, ठीक है, बड़ा, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो महापाषाण पत्थर, इसका इस्तेमाल किया जाता था कि अगर कोई मर गया है, ठीक है, और उसको दफना दिया गया है, तो उसके आसपास में बड़े बड़े ऐसे पत्थर रख दिए जाते थे, ऐसे पत्थर उसके आसपास में रख दिए जाते थे। तो बरियल साइट, कब्रगाहों के रूप में चिन्हित करने के लिए बनाया जाता था कि भाई यहाँ कोई मरा हुआ है, यहाँ पर मैं मत बैठो, नहीं तो पता चले कि 2 निब्बा निब्बी बैठे हुए हैं यहाँ पर मैं उस पत्थर के ऊपर में, ठीक है, और बात कर रहे हैं यहाँ पर मैं, सुनो ना, ठीक है, मेरे घर पर आके बात कब कर रहे हो तुम। वो लड़का बोल रहा है यार तुम्हारा भाई जो है ना वो हवलदार है, मेरे को बड़ा डर लगता है। भैया से इतना डरते हो तो फिर मेरे को प्रपोज क्यों किया था। लड़का बोल रहा है मैंने कहा किया, तुम ही तो आते जाते जो है वो मेरे को देखती रहती थी, मुझे लगा इंटरेस्टेड है, तो मैं जाके बोला कि भाई क्या बात है, बातचीत शुरू हो गई। ठीक है, चलिए असो। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स मेगालिथ जो है आप लोगों को याद रखना है, बड़े बड़े पत्थर है। मेगालिथ आप लोगों के दफन करने की जगह के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता था, दफनाने के बाद में बड़े बड़े पत्थर वहां पर में रख दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 210 पाला रहित दिवस, या फिर आप लोगों का 210 जो है आप लोगों को ऐसे दिन चाहिए होते हैं आप लोगों के, जो कि आप लोगों को 210 दिन आप लोगों के ऐसे जहां पर में बारिश ना हो, कोहरा ना हो। तो कोहरा रहित या पाला रहित दिवस आपको चाहिए होते हैं 210 दिन। किसको चाहिए होते हैं, तो ये चाहिए होते हैं फ्रेंड्स आपको कॉटन को। कॉटन कैसी वाली मिट्टी में उगता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंने पूरा पढ़ाया है आप लोगों को, कोर्स के अंदर में भी, बिहार वाले कोर्स के अंदर में भी पढ़ाया है, सीटेट वाले कोर्स के अंदर में भी बताया है, पूरा का पूरा ज्योग्राफी के अंदर में, एग्रीकल्चर वाले टॉपिक के अंदर में। ठीक है, तो हमने देखा था कि मिट्टी कौन सी चाहिए होती है, इसको ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, ब्लैक सॉइल, या फिर एल्यूवियल सॉइल चाहिए होती है, एल्यूवियल, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हो आप लोग, जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं। मेनली एक काली मिट्टी के अंदर में सबसे अच्छा उगता है आप लोगों का,
काली मिट्टी को और एक नाम से जाना जाता है, जिसने इसका आंसर कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। वो बताएंगे आप लोग काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, ये बताइए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। काली मिट्टी को। तो आप लोगों का कपास की वृद्धि जो है ये उच्च तापमान, हल्की वर्षा, और देखो हल्की वर्षा चाहिए, ज्यादा पानी नहीं चाहिए इसको, ठीक है, ज्यादा पानी होगा खराब हो जाएगा, और 210 दिन कम से कम जो है पाला रहित, या फिर आप लोगों का कोहरा वगैरह नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए हवा के अंदर में, और तेज धूप होनी चाहिए। काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छे से उग पाता है ये ट्रॉपिकल जोन के अंदर में। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है वो आप लोग बताओगे। नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी के सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। आपको बताना है कि 1964 के अंदर में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया। 1964 के अंदर में किस देश ने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका DSSB में भी आया था फ्रेंड्स, आप लोगों का PRT के अंदर में, GS में, और उसके अलावा आपका CTET का ऑनलाइन शिफ्ट में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है आपका, क्योंकि NCERT बेस्ड है आपका। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो रोजा पार्क्स को पहचानते हो आप लोग, रोजा पार्क्स को। रोजा पार्क्स जो थी उसने जो है सीट खाली करने से मना कर दिया था, उठने से मना कर दिया था उसने, वो अफ्रीकन मूल की थी, उससे जो है वो सिविल राइट्स मूवमेंट चल गया था। फिर बाद में सिविल राइट्स एक्ट कब पास हुआ था, 1964 में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिविल राइट्स एक्ट अमेरिका में कौन से साल में पास हुआ था, USA के अंदर में। आप लोग आंसर करेंगे, मेरे को नहीं पता, मेरे को आप लोग देखकर बताओ, कुछ भी बताओ, मेरे को यहां पर में आंसर चाहिए। अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट कब पास हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, इसी वजह से कह रहा हूं आप लोगों से, इसको आंसर करके मुझे बताइए यहां पर में सभी के सभी लोग, जल्दी जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएंगे कि भाई लोग, ठीक है, सिविल राइट्स एक्ट कब पास हुआ था, आप लोग देखकर यहां पर में बताओ मुझे, ठीक है। चलो, तो 1964 के अंदर में पास हुआ था, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग यहां पर में आगे बढ़ते हैं। हमारे आपको बताना है यहाँ पर में नागरिक अधिकार अधिनियम ने, ठीक है, आप लोगों का क्या किया था, जो बच्चे थे, जो छोटे बच्चे थे, उन लोगों को भी स्कूल में, जो अफ्रीकन मूल के बच्चे थे उनको भी स्कूल में आने की अनुमति दे दी थी। विच हाई कोर्ट वॉज नॉट अमंग द फर्स्ट 3 हाई कोर्ट इस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1862। 1862 में 3 हाई कोर्ट बने थे भारत के अंदर में, सबसे पुराने वाले 1862 में, ठीक है, 1862 के अंदर में, पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहले 3 में शामिल नहीं था। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का जो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका कलकत्ता हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में, और बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना बाद में हुई है 1867 के अंदर में, तो बाद में हुई थी इसकी, 1862 के अंदर में नहीं हुई थी, तो ये आप लोग याद रखोगे। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है उसका नाम अभी भी। तो देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी आप लोगों की। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो आप लोगों का जो है बाद में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वाला कथन सही है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके 2 कंसेप्ट क्लियर होते हैं, 2 कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। 1300 लाइक्स हो चुके हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है आपका कि लाल किला जो है आपका वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है, अवसादी चट्टान से, जबकि ताजमहल कायांतरित चट्टान से बना है। मैं आप लोगों को पहले तो ये बता दूं कि जो रेड फोर्ट है आप लोगों का, रेड फोर्ट, ये बना है आप लोगों का लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है, रेड सैंडस्टोन से, रेड सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, ठीक है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है आप लोगों का, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा वाला तरीका अपनाएंगे हम लोग, ठीक है, इससे मिट जा रहा है तो, ठीक है। जो आपका लाल किला है, रेड फोर्ट जो है आप लोगों का, वो बना हुआ है आप लोगों का लाल बलुआ पत्थर से, रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है, रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है आप लोगों का। दूसरा वाला अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, आप लोगों का ताजमहल, तो ताजमहल जो है आप लोगों का ये बना हुआ है आप लोगों का मार्बल से, ठीक है, मार्बल से बना हुआ है आप लोगों का। तो आप लोग यहाँ पर में देखिए कि रेड सैंडस्टोन बोल रहा है सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, और ताजमहल जो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। रेड सैंडस्टोन मेटामॉर्फिक से, ताजमहल सेडिमेंट्री से, बोथ मेटामॉर्फिक से, बोथ सेडिमेंट्री से। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए आप लोग, मेरे साथ साथ में सभी लोग दोहराएंगे, हर एक बच्चा मेरे साथ साथ में दोहराएगा, तब मेरे को एनर्जी आएगी यहां पर में कि हाँ यार आप लोगों के लिए करवाना है। एक साथ मेरे साथ में दोहराओ, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर कौन से टाइप की चट्टान है? लाल बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, अवसादी,
अवसादी, जिसको आप लोग इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक बोलते हो। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। सेडिमेंट्री रॉक है, 1 नंबर का क्वेश्चन। सेडिमेंट्री रॉक, लाल बलुआ पत्थर कौन सा वाला है आप लोगों का? लाल बलुआ पत्थर सेडिमेंट्री रॉक है। ओके, और मार्बल जो है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, कायांतरित चट्टान है। मार्बल या संगमरमर कायांतरित चट्टान है आप लोगों की। मेटामॉर्फिक जिसको बोला जाता है, मेटामॉर्फिक चट्टान है आप लोगों की ये। ओके, चलिए अब आप लोगों को मैं पोल जो दे रहा हूं ना, इसके अंदर में आप लोग आंसर करेंगे। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, अब तो कर दो यार, अब तो कर दोगे आंसर। इंपॉर्टेंट वाला है, देखो कितने सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए इसके अंदर में एक साथ। आपके ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया और डाउट भी क्लियर हो गया इसका। चलिए, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप लोग कमेंट करके बता दोगे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर अब यहां पर मैं कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर सेडिमेंट्री, ताजमहल मार्बल से बना हुआ है आपका, मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टान से। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी? संगम साहित्य जो है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये तमिल भाषा का लिटरेचर है। तमिल भाषा के अंदर में इसकी रचना हुई थी, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, तमिल भाषा के अंदर में। और आपको बताना है कि कौन से वाले जगह पे हुई थी, तो मदुरई जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। मदुरई जो है ये आप लोगों का आज आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तमिलनाडु में एक समय ये पांड्या लोगों की राजधानी थी। पांड्या जो राजवंश था उनकी कैपिटल हुआ करती थी एक समय में, ये मदुरई आप लोगों की। यहीं पर जो है संगम जो है आप लोगों का हुआ था, संगम सम्मेलन, जिसमें संगम साहित्य की स्थापना की गई, संगम साहित्य की रचना की गई थी। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। संगम साहित्य की कितने संगम हुए थे, तो 3 संगम हुए हैं, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, जिसमें काफी सारा तमिल भाषा में, कौन सी भाषा में, तमिल भाषा के अंदर में इसकी रचना हुई थी, 3 संगम साहित्य के अंदर में। ये याद रखना है सभी ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में। ठीक है, आपको आई थिंक आंसर दिख रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से वहां से हटा लूं आप लोगों के लिए। क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन अच्छे से करना चाहिए आप लोगों ने। और फिर उसके बाद में जो बच्चे स्टार्टिंग से एकदम जुड़े हुए अच्छे से देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन वाला क्वेश्चन आप लोगों का। आपको बताना है कि आप स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको यह दर्शाना है कि कहां पर झूमिंग एवं मिल्पा की जाती है, झूमिंग कहां पर में की जाती है और मिल्पा कहां पर में की जाती है, ये आप लोगों को बताना है। आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे? देखिए, ये पेडागोजिकल टाइप का क्वेश्चन भी बन जाता है आप लोगों का, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास में आ गया है आप लोगों का आंसर, और इसी के साथ में 1400 लाइक्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो झूमिंग और मिल्पा की बात करूं आप लोगों से, तो झूमिंग जो है फ्रेंड्स इंडिया में की जाती है, और इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये की जाती है। और मैक्सिको के अंदर में या सेंट्रल अमेरिका में, देखो एक बात बता दूं आप लोगों को, आप लोगों का महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ अभी लास्ट में, अभी कुछ दिन पहले, उसमें पूछा गया था मिल्पा कहाँ होती है। मैक्सिको की जगह सेंट्रल अमेरिका दिया था, क्योंकि मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में आता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन आपको करने की कोशिश कर सकता है, सेंट्रल अमेरिका, यूएसए के जस्ट नीचे में सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका भी बोल सकते हैं आप लोगों से, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आपका। ब्राजील के अंदर में क्या बोला जाता है? ब्राजील के अंदर में इसको बोला जाता है रोका। ब्राजील के अंदर में रोका बोलते हो आप लोग इसको, ये भी याद रख लेना है। मलेशिया के अंदर में इसको कहा जाता है लदांग। ये सारा ही तो याद करवाया हुआ है यार आप लोगों को। बताओ जल्दी से हाथ ऊपर करके सभी लोग, जितने भी बच्चे हैं मेरे, ठीक है, दानिश सर के जो सोशल आर्मी है, जल्दी जल्दी बता दो याद करवाया था कि नहीं करवाया आप लोगों को, सारा का सारा बार बार पूरी एनर्जी के साथ में याद करवाया हुआ है आप लोगों को। 1 घंटा हो गया है आप लोगों का, और पूरी की पूरी एनर्जी अभी भी मैं दिया हुआ हूं। और ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे 1650 बच्चे एक साथ लाइक एंड शेयर मार देंगे सेशन को, ताकि मेरी एनर्जी आगे में भी ऐसी ही बनी रहे। सारे के सारे बच्चे एक साथ लाइक एंड शेयर मार दीजिए, सारे के सारे लोग शेयर मार दीजिए। एक एक जगह पे भी एक एक बच्चे ने शेयर कर दिया तो 2000 का आंकड़ा पार हो जाएगा यहाँ पर में। सारे के सारे 1650 लोग बच्चे जल्दी जल्दी से हर एक जगह पे शेयर कर देंगे। यही आप लोगों की गुरु दक्षिणा है यहाँ पर मैं फिलहाल में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए जल्दी से।
इसे क्वेश्चन को ही बदल देते, जस्ट अ सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मौना किया हवाई जो है, मौना किया नाम का एक पर्वत है आपका, इसका नाम है मौना किया, ठीक है। ये हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। कभी अगर आप लोगों से इन फ्यूचर पूछ ले तो किसका है? हवाई प्रशांत महासागर में यूएसए का पार्ट है। यहाँ पर में ना एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, लंबा है, माउंट एवरेस्ट की तुलना में भी ऊंचा है, लेकिन बेचारे की किस्मत खराब है कि ये जो है समुद्र के नीचे में है, और माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो ये समुद्र स्तर से ऊपर में है, जबकि एक्चुअल में इन दोनों की हाइट जो है आप देखोगे तो ये मौना किया बड़ा है। तो ये प्रशांत महासागर में है, हवाई द्वीप के पास में। ये आप लोगों ने याद रखना था, हवाई द्वीप के पास में मौना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का। तो मौना की कहाँ है? हवाई द्वीप में है, प्रशांत महासागर में। हवाई द्वीप यूएसए का पार्ट है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए नाउ यहाँ पर आप थोड़ा सा कंपैरिजन देख सकते हो। माउंट एवरेस्ट जो है आप लोगों का लगभग 8,848 मीटर, हम राउंड फिगर में 50 मीटर बोल सकते हैं, 8,848 की जगह पे 8,850। और यहाँ मौना की बात करेंगे तो 10,203 मीटर ये ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, लेकिन ये जमीन के अंदर में धंसा हुआ है, सॉरी जमीन बोलो, समुद्र के अंदर में, प्रशांत महासागर में धंसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों ने नील की खेती कहाँ शुरू की थी? आपको बताया हुआ है मैंने एक एक चीज स्टार्टिंग से। जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, जितने भी बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं हाथ ऊपर कर देंगे यहाँ पर में, ठीक है। स्टार्टिंग से बाय द 17th सेंचुरी पोर्तुगीज बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन। 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों ने नील की खेती कहाँ शुरू की थी? तो 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों ने जो नील की खेती थी वो शुरू की थी फ्रेंड्स आप लोगों की ब्राजील के अंदर में, ठीक है। पुर्तगाली ब्राजील, पुर्तगाल ब्राजील, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जमैका की, तो यहां पर मैं रिवीजन कर सकते हैं, हर कोई बच्चा रिवीजन कर सकता है मेरे साथ में। मेरी एनर्जी कम नहीं होने देना। यहाँ पर मैं सारे के सारे लोग एकदम लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, तभी एनर्जी आएंगी। देखिए यहाँ पर मैं पीछे से शशि सर भी आ गए हैं और वो भी चाह रहे हैं कि आपका 2000 पार हो जाए। अगर मेरी एनर्जी बनी रहने चाहते हो आप लोग, तो हर एक बच्चा लाइव देख रहा है, ऑफलाइन देख रहा है, शेयर जरूर करते रहना उसने, और कमेंट में आंसर करते रहेंगे। जमैका, ठीक है, ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स आप लोगों का जमैका। कैरेबियन आइलैंड के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, फ्रांस लोग, फ्रेंच लोग, फ्रेंच या फ्रांस, और वेनेजुएला के अंदर में स्पेन, स्पेन, ये भी याद रख सकते थे आप लोग, सारा का सारा मैंने चारों आप लोगों को बता दिया। एक बार फिर से लास्ट में पूछूंगा ये सवाल आप लोगों से, लास्ट में फिर से पूछ लूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों से फिर से पूछ सकूं कि कौन सा वाला कहा था, बिना ऑप्शन के पूछूंगा नेक्स्ट बार यहाँ पर मैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए याद रखना है आप सभी लोगों ने ये कौन कौन सी चीज कहाँ पर में थी। ओके, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सेंट डोमिंगो कैरेबियन आइलैंड के अंदर में है, फ्रांस ने किया था वहां पर में, ब्राजील ने पुर्तगाल में, इंग्लिश लोग या ब्रिटिशर्स जो लोग थे जमैका में, और वेनेजुएला में स्पेनिश लोगों ने नील की खेती आरंभ कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आप लोगों को बताना है नीचे दिए गए ए और बी, ये आपका ऑनलाइन शिफ्ट का पेपर है, नीचे दिए गए ए और बी दो विशेषताएं दी गई है, आपको वायुमंडल की परत की पहचान करनी है, ठीक है। दो विशेषताएं दी गई है, दोनों विशेषताओं के आधार पर आप लोगों को वायुमंडल की परत की पहचान करनी है। आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, आइनोस्फीयर इस मंडल का पार्ट है आप लोगों का, इस परत का पार्ट है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, ये लेयर जो है आप लोगों का रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो हमारी पृथ्वी को अलग अलग 5 लेयर्स में बांटा गया है। पहली लेयर है, ठीक है, शोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, दूसरी है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी है मेजोस्फियर मध्य मंडल, चौथे नंबर पे आती है आप लोगों की यहाँ पर में थर्मोस्फियर, चौथे नंबर पे, 4th नंबर पे, और 5वें नंबर पे आती है आप लोगों की एक्सोस्फियर, सबसे लास्ट वाली एक्सोस्फियर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर। अभी जो चौथे नंबर की जो लेयर है ना आप लोगों की, 4th नंबर की जो लेयर है यहाँ पर में जो आप देख पा रहे हो, ये 4th नंबर की जो लेयर है, उसके अंदर में एक लेयर और मौजूद है, ठीक है, एक और लेयर मौजूद है उसके अंदर में, एक लेयर और है जो पृथ्वी से परावर्तित होने वाली रेडियो तरंगों को नीचे में परावर्तित कर देती है, ठीक है। रेडियो प्रेक्षित जो करते हैं ना तरंगों को, वो उससे टकरा के वापस आ जाती है, इसको आइनोस्फीयर कहा जाता है, आइनोस्फीयर। तो आइनोस्फीयर किसका पार्ट है? थर्मोस्फीयर का पार्ट है, तापमंडल का, तापमंडल का, ओके, तापमंडल का पार्ट है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आइनोस्फीयर तापमंडल का पार्ट है। कितने लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं जो पुराने स्टूडेंट उन लोगों को याद होगा कि आप लोगों को याद कराया, केवल 56% लोगों ने इसका आंसर किया है अब तक, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आगे में आप लोग याद रखोगे इस चीज को।
तो तापमंडल का पार्ट है आइनोस्फीयर आप लोगों का, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो थर्मोस्फीयर है आप लोगों का, इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, इसकी ऊंचाई यहां से 80 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, वो 80 किलोमीटर से, और 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो थर्मोस्फीयर आपका 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। DSSB के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है सुपर टेट, बिहार, कहीं पे भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, CTET के अंदर में भी आ सकता है आप लोगों का। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये थर्मोस्फीयर आप लोगों का। और आप लोगों का 80 किलोमीटर, यहाँ पर 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल फैला हुआ है, 50 से 80 तक मध्यमंडल, 50 से 80 तक वाला। ठीक है, तो 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है तापमंडल, जिसको आप लोग क्या बोलते हो यहाँ पर में, बाह्य वायुमंडल भी आप लोग इसको कहते हो। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंड की पहचान कीजिए। विशेषताएं आपको दी गई है, आपको बताना है कि किस बारे में बात यहाँ पर में हो रही है आप लोगों की, किस बारे में बात हो रही है, बता दीजिए जल्दी जल्दी से। किस बारे में यहां पर में बात हो रही है, ये आप लोगों ने बताना है। तो देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर में फ्रेंड्स आप लोगों की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों की पहचान कीजिए। वो गैसों द्वारा बनाए हुए होते हैं, उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, वे बड़े और गर्म होते हैं। ठीक है, गैसों के द्वारा बने हुए होते हैं। सबसे पहली बात तो गैस के द्वारा बने हुए होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, गैस के द्वारा बने हुए होते हैं। ठीक है, गैस के द्वारा बने हुए होते हैं आप लोगों के। उनकी रोशनी और गर्मी होती है, अपनी खुद की रोशनी और गर्मी होती है इनकी। दे आर बिग एंड हॉट, वो बड़े और जो है गर्म होते हैं। तो स्टार्स के बारे में, तारों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर में। ठीक है, तारों के बारे में, तो जैसे हमारा सूरज जो है एक तारा है आप लोगों का। ओके, तो तारों के बारे में 70% लोगों ने आंसर दिया था। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जो है ज़्यादा लोग इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन के ऊपर मेरा ये रहा, किसने थंजावुर में देवी निशुंभा सुधिनी देवी के लिए मंदिर बनाया था? निशुंभा सुधिनी देवी का मंदिर। एक बार सभी के सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप शेयर करोगे तो मैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स और लंबा सेशन ले सकता हूँ। मेरे पास में क्वेश्चंस की कमी नहीं है। अगर आप सभी लोग मुझसे प्रॉमिस करते हो कि सारे के सारे लोग जो है अपने व्हाट्सएप के ऊपर में स्टेटस लगा देंगे, जिस जिस ग्रुप के अंदर में, वहाँ पर मैं आप लोग शेयर कर दोगे, तो मैं और लंबा सेशन यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। मेरे अंदर में एनर्जी बची हुई है। आप लोग क्या लेना चाहते हो, ये सारी चीज़ों को सीखना चाहते हो और भी चीज़ों को, तो मैं करवाने के लिए रेडी हूँ आप लोगों का। तो किसने थंजावुर में, थंजावुर नाम की जगह कहाँ है? तमिलनाडु में। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना आप लोगों को, ये फ्रेंड्स एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो देता हूँ आप लोगों को, ये याद रखना है आप लोगों ने। थंजावुर, देवी निशुंभा सुधिनी देवी का मंदिर वहां पर में बना हुआ है। कहाँ पर में है? तमिलनाडु, थंजावुर में। ठीक है, चोला राजवंश के राजा जो संस्थापक थे विजयालया, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। विजयालया ने, चोला वंश के संस्थापक। ठीक है, ठीक है, चोला वंश के संस्थापक। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो थंजावुर में विजयालया ने देवी निशुंभा सुधिनी देवी का मंदिर बनवाया था। हु कॉइन्ड द टर्म हिंदुस्तान इन द 13वीं सेंचुरी? 13वीं शताब्दी के अंदर में हिंदुस्तान शब्द किसने गढ़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदुस्तान शब्द किसने गढ़ा था 13वीं शताब्दी के अंदर में? तो हिंदुस्तान शब्द की अगर मैं बात करूं आप लोगों से 13वीं शताब्दी के अंदर में, तो हिंदुस्तान शब्द जो है फ्रेंड्स, ये मिन्हाज सिराज नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने गढ़ा था। मिन्हाज सिराज ने, ठीक है, हिंदुस्तान शब्द उन्होंने गढ़ा था। उनका मानना था हिंदुस्तान कितना है, कहाँ से कहाँ तक है हिंदुस्तान, ये यहाँ पर में गंगा यमुना का तक का जो इलाका है ना ऊपर का, बस उतना ही इलाके को उन्होंने माना था। ओके, तो मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, जिसमें पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना का इलाका शामिल था, बस इतना सा। तो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का भाग, इतने ही इलाके को उन्होंने हिंदुस्तान कहा। तो एक चीज आप समझिए यहाँ पर में, आज से करीब जो है 700-800 साल पहले हिंदुस्तान शब्द का मतलब इतना था। नॉर्थ ईस्ट को तो गिना ही नहीं था उन्होंने, साउथ इंडिया को भी नहीं गिना था हिंदुस्तान के लिए। आज हिंदुस्तान शब्द का मतलब होता है आप लोगों का पूरा, ठीक है, इतना। तो इतिहास के अंदर में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या वो हमेशा वैसे ही रहते हैं या वो बदलते रहते हैं? इतिहास में जो हमें शब्द मिलते हैं, क्या वो हमेशा वैसे ही रहते हैं? जल्दी बताइए आप लोग, क्या इतिहास में जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा वो वैसे के वैसे ही रहते हैं? नहीं, वो बदलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर में आप लोग देखोगे कि इतिहास में आपका हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल केवल इतने इलाके के लिए किया जाता था, नॉर्थ ईस्ट को तो गिना ही नहीं था उन्होंने, ठीक है। और आज पूरा भारत के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मिन्हाज सिराज ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, तबाकत नासिरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
1 नंबर का क्वेश्चन यहां बनेगा आप लोगों का। तैयार हो आप लोग 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए? ठीक है, यहां पर मैं आप लोग देखिए, तबाकत नासिरी नाम की पुस्तक किसने लिखी है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को लिख के बताइए जल्दी से। मिनहाज सिराज ने या किसने लिखी है तबाकत नासिरी? सभी लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। तबाकत नासिरी हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए एग्जाम के अंदर में आएगा आप लोगों का। हिंदुस्तान शब्द उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच वाले इलाके के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। तबाकत नासिरी में ही पहली बार बिहार शब्द का इस्तेमाल भी आता है आप लोगों का। बिहार शब्द का पहली बार उल्लेख भी तबाकत नासिरी में मिनहाज सिराज ने ही किया था। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, आप लोगों का ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर में पर्टिकुलरली आप लोगों से बोला गया है कि एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स एयर वी ब्रीथ। एटमॉस्फेयर जो पृथ्वी का वातावरण है वो हम लोगों को क्या करता है? वो हवा देता है जिससे हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन ऑब्वियस ही बात है एटमॉस्फेयर से ही मिलती है, सही बात है। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। जो हमारी ओजोन की लेयर है, यहाँ पर में ओजोन की लेयर, वो क्या करती है? वो हमें जो है सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। बिल्कुल सही बात है। एटमॉस्फेयर को 4 लेयर में डिवाइड किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा वाला यहाँ पर में पॉइंट सही होगा? 4 नहीं फ्रेंड्स, ये 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। 5 लेयर्स के अंदर में, 5 में। ठीक है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, 5। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, 5 लेयर में डिवाइड किया गया। ये 4 बोल के गलत कर दिया, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आप लोगों का, DSSB में, सुपर टेट के अंदर में, इवन आप लोगों के बिहार के एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। तो प्लीज इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ओके, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से हमारे आप लोगों को बताना है कि मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर में, मैन्यूस्क्रिप्ट जो है लैटिन भाषा का शब्द है। मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा का शब्द है। पुराने ज़माने की जो पांडुलिपियाँ हमें मिली है, पुराने ज़माने की इस तरीके की, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें मैन्यू का मतलब क्या होता है? एनसीईआरटी के 6 स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के पहले ही चैप्टर के अंदर में ये दिया हुआ है आप लोगों का। तो जो भी बच्चे यहाँ पर में इसको देखेंगे अच्छे से, उन लोगों का फायदा होगा। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स हिंदी में पांडुलिपि। पांडुलिपि मतलब कि हाथ से लिखी गई लिपि आप लोगों की, पांडुलिपि। इसमें मेन्यू शब्द का मतलब होता है हाथ। ठीक है, हाथ, क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी ना, इसी वजह से इसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, हाथ से लिखी गई। उस समय में कोई भी प्रिंटिंग मशीन, टाइपिंग मशीन हुआ नहीं करती थी, इसी वजह से यहाँ पर में इसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उर्दू के अंदर में इसको मखतूता कहते हैं, ऐसा नदीम सरवर बता रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मखतूता कहा जाता है उर्दू के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर में मानव जाति ने सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन किया था? गेहूं और जौ का उत्पादन किया था। आप लोगों के पास में देखिए फ्रेंड्स, पढ़ने का एक अच्छा मौका है। सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, लाइक एंड शेयर कर देंगे सभी। तो मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस करवा दूंगा, जितने भी आप लोग पढ़ना चाहते हो यहाँ पर में, जितने भी लोग हैं। जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? चलिए, तो देखिए, गेहूं और जौ इंसानों के द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसलों में से है फ्रेंड्स। गेहूं और जौ जो है वो इंसानों के द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसलों में से है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये आपकी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर में मिलेंगी आज आप लोगों को? कौन से देश में मिलेंगी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ? ये भी एनसीईआरटी में दिया हो सकता है आपसे, DSSB में, सुपर टेट में, सी टेट में, कहीं पे भी आप लोगों से पूछ ले। तो इसके लिए तैयार रहना है आप लोगों ने, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ आप लोगों की। ठीक है, तो ये आपका गेहूं और जौ यहाँ पर में सबसे पहले उगाया गया था। आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ यहाँ पर में उगाया गया था गेहूं और जौ। मध्य भारत के अंदर में चावल की खेती कहाँ की गई थी? चावल की खेती तो मध्य भारत में विंध्या के उत्तरी भाग में। लिखो सभी लोग, मध्य भारत में जो ये विंध्या रेंज है, विंध्या पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर में विंध्या के उत्तरी क्षेत्र में सबसे पहले चावल की खेती की गई। सभी लोग लिखेंगे विंध्या के उत्तर में, विंध्या के नॉर्थ में। मेरी एनर्जी यहाँ पर में कम नहीं हो रही है, आप लोगों की भी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। जैसे आपकी एनर्जी डाउन होगी वैसे मेरी भी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो आप लोगों ने भी यहाँ पर में पूरा एनर्जी बना के रखना है। सभी के सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर में, चैट बॉक्स के अंदर में, सभी ने जो लाइव देख रहे हैं वो चैट बॉक्स में भी करते रहेंगे, और जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो आपका कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले लिख देंगे। जो जो पूछ रहा हूँ वो भी बता देंगे। विंध्या के उत्तर में
इसके अलावा गारो हिल्स जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, यहाँ पर में भी आप लोगों का जो है आपको खेती के सबूत मिलते हैं, आप लोगों के खेती के सबूत आप लोगों को मिलते हैं। याद रहेगा आप तीनों को, आप लोगों को ये तीनों चीजें, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि ये विंध्या के थोड़ा सा नीचे आओ आप लोग, विंध्या के थोड़ा सा नीचे आ जाओ आप लोग, विंध्या के थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर में नर्मदा घाटी है। यहाँ पर में जो लोग रहते थे ना वो लोग बहुत अच्छे आखेटक और संग्राहक थे, मतलब शिकार वगैरह करते थे और चीज़ों को इकट्ठा करके लेकर आते थे। तो सबसे अच्छे वाले आखेटक और खाद्य संग्राहक कहाँ पर में मिलते हैं आपको, ठीक है, हंटर और गैदरर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हंटर और गैदरर, हंटर और गैदरर, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी से कहाँ पर में आपका, जूम कर दीजिए सर, चलिए मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इसको कोई इशू नहीं है, एक बार जूम करके भी देख लो आप लोग, ठीक है, जूम करके भी, अरे आजा मेरे भाई, ठीक है, जूम करके देख लीजिए आप लोग इसको। देखिए यहाँ पर में है किरथर सुलेमान की पहाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर में, यह है विंध्या रेंज आपका, यह है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में आप लोगों को जो लोग मिले वो बहुत अच्छे आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। गारो हिल्स आप लोगों को मेघालय में मिलेंगी फ्रेंड्स, यहाँ पर में भी खेती की जाती थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, एनिमेशन के थ्रू आप लोगों को बिल्कुल दिखाऊंगा मैं यहाँ पर में कितना समय लगता है, ये आप लोग मेरे को बताएंगे जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जो है फ्रेंड्स 27 दिनों का समय लगता है, करीब 27 दिनों का समय लगता है। अच्छा, ये जो 27 दिन का समय लगता है, इसमें हम चंद्रमा के दोनों तरफ वाले भाग को देख पाते हैं या केवल एक तरीके के भाग को, एक साइड को देख पाते हैं, आप लोग बताइए। चंद्रमा के कितने साइड आप लोगों को दिखाई देते हैं, चंद्रमा को कितने साइड दिखाई देते हैं आप लोगों को, आपको याद रखना है चंद्रमा का केवल और केवल एक साइड आप लोगों को दिखाई देता है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोग खुद देख सकते हो, देखिए यहाँ पर मैं, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, जुल्फे यार इसी तो है ही नहीं बेचारे की यार, सॉरी भाई सॉरी, ठीक है चलो। तो यहाँ पर मैं देखिए केवल एक ही साइड आप लोगों को दिखाई दे रहा है चंद्रमा का, देखिए और आगे जाएगा, देखिए पूरा घूम गया वो, ठीक है, फिर भी एक ही साइड दिखाई दे रहा है, देखिए, अरे रुक जा, देखिए एक साइड ही दिखाई दे रहा है उसका चेहरा, देखिए आप लोग, एक ही साइड दिखाई दे रहा है, देखिए एक ही साइड दिखाई दे रहा है, वही वाला साइड पृथ्वी की तरफ से एक ही साइड दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो चंद्रमा अपना खुद की भी परिक्रमा कर रहा है, जितना देर वो पृथ्वी की चक्कर लगाने में करता है उतना एग्जैक्टली सेम समय वो खुद का चक्कर लगाने में भी करता है। देखो इतना बचा हुआ है और इतना बचा हुआ है, तो एग्जैक्टली जितना समय ये पृथ्वी का चक्कर लगाने में करता है बिल्कुल उतना ही समय ये खुद का चक्कर लगाने में भी लगाता है। तो इसी वजह से जो है ना हमको इसका पीछे का देख ही नहीं पाए, तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। भाई तुमने तुम्हारी जुल्फ दिखाई नहीं कभी, अब मैं एस्ट्रोनॉट तो हूं नहीं कि मैं जाके तुम्हारा पीछे से यहाँ से देख कर आऊँ करके कि तुम्हारे जुल्फों का रंग क्या है, तुम सिर्फ सामने से दिखा रहे हो यहाँ से मुझे, ठीक है, हंसते हुए, माना कि दाढ़ी नहीं है तुम्हारी, लेकिन जुल्फे है या नहीं है मेरे को कैसे पता चलेगा, ये तो पिक्चर वो सैटेलाइट से ही देखना पड़ेगा मेरे को, तुम कभी आ ही नहीं रहे सामने। आज से करीब जो है 20 लाख साल पहले मेरे पूर्वजों ने भी यही देखा, आज से करीब 10 लाख साल पहले मेरा पुराना जन्म हुआ होगा तब भी मैंने यही वाला देखा, तुम्हारा पीछे वाला कभी हिस्सा देखा ही नहीं मैं कभी, क्या बताया मैं अभी इसको, मैं यहां से कमाल कर रहा है यार ये भी ना एकदम। ओके चलिए, तो आप लोगों को आंसर याद रखना है फ्रेंड्स, केवल एक ही भाग देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी को परिक्रमा करने में और खुद की परिक्रमा करने में, खुद का रिवॉल्यूशन करने में जो समय लगता है वो एक्जैक्टली सेम है, इसी वजह से एक ही साइड हम देख पाते हैं इसका, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, DSSB की PRT की 2023 के लिए कोर्सेस न्यू बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, न्यू बैचेस, ठीक है, जो नई वाली बैचेस है वो लॉन्च हो चुकी है आप लोगों की फ्रेंड्स, ठीक है। DSSB PRT का इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है आप लोगों का, इसका आप लोग आनंद ले सकते हो। इसके बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए आप लोगों को तो 9697884444 इस नंबर पे कॉल कर लो, या फिर 7611101101 इस नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये सारी है, इवन यूपी PET, जो बच्चे PET क्लियर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो तलाटी, ठीक है, इसके अलावा जो है आपकी SI और भी बहुत सारी ऑफिसर लेवल की जॉब होती है वो करना चाहते हैं तो वो PET का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को फ्रेंड्स PET जिम्मेदार क्लियर करवाने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। और ये PET जो है बाकी के स्टेट वाले भी भर सकते हैं, केवल जनरल में काउंट होंगे, कोई भी स्टेट का भर सकता है यूपी PET, बट वो जनरल में काउंट होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल के ऊपर में कितना अक्ष का झुकाव बनाती है, या अपने कक्षीय समतल के साथ कितना कोण बनाती है, पृथ्वी अपने कक्षीय समतल के साथ कितना कोण बनाती है, ये आप लोगों को बताना है। पृथ्वी अपने कक्षीय समतल के साथ में कितना कोण बनाती है ये आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से।
तो पृथ्वी अपने कक्षीय समतल के साथ में जो है फ्रेंड्स, ठीक है, पृथ्वी अपने कक्षीय समतल के साथ में 66.5 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या आप लोगों का 23.5 डिग्री। अब ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। हमारी पृथ्वी जो है वो झुकी झुकी सी है और झुकी झुकी सी पृथ्वी अपने ऑर्बिट में घूम रही है, झुकी झुकी सी पृथ्वी। अब देखो हमारी पृथ्वी को ऐसे होना चाहिए था, बिल्कुल खड़ा, और ये है ऑर्बिटल प्लेन जिसमें हमारी पृथ्वी गोल घूम रही है, ऑर्बिटल प्लेन। तो पृथ्वी को ऐसे घूमना चाहिए था यहाँ पर में, गोल गोल रानी इतई तपानी, गोल गोल रानी इतई तपानी, ऐसा गोल गोल घूमना चाहिए था उसने, बिल्कुल खड़ा खड़ा सा। लेकिन पृथ्वी ऐसा नहीं घूम रही है। पृथ्वी क्या कर रही है फ्रेंड्स, पृथ्वी जो है थोड़ी सी कोई चीज़ यहाँ से जोर से आके टकराई होगी, पृथ्वी जो है वो झुक गई। ओके, 23.5 डिग्री पृथ्वी ऐसे झुक गई यहाँ पर में, पुष्पराज बन गई और फिर ऐसे घूम रही है, गोल गोल रानी इतई तपानी, गोल गोल, ऐसे गोल गोल घूम रही है। अब जो ऑर्बिटल प्लेन है उसका, उसके साथ में पहले वो 90 डिग्री का एंगल बनाती थी पूरा, जो ऑर्बिटल प्लेन है। अब 23.5 डिग्री झुक गई, हुआ ऐसा हो गई है, तो 23.5 डिग्री माइनस कर लो तो 66.5 ही तो बचा आप लोगों का। तो ऑर्बिटल प्लेन के साथ में अब उसका कितना बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से जो घूम रही है वो 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, 23.5 डिग्री कम हो गया तो 66.5 डिग्री ही बचा बस आपका अभी, 66.5 डिग्री है ना। ये देखो 66.5 डिग्री ही तो बचा बस आप लोगों का यहाँ पर में, 66.5 डिग्री, इस तरीके से, सिंपल सी बात है। तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर में 66.5 डिग्री हो जाएगा अपने कक्षीय सतह के साथ में, 66.5 डिग्री। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर होगा 66.5 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर मैं बोला है कि कक्ष का झुकाव अपने कक्षीय समतल, ऑर्बिटल प्लेन जब आ जाए ना, तो याद रखना है आप लोगों ने, ऑर्बिटल प्लेन आप लोगों से जब बोला जाए तो किस बारे में बात हो रही है। 1500 से नीचे जा रहे थे फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर मैं क्वेश्चन खत्म करने वाला था, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी लोग शेयर करते रहेंगे, तो मैं इस सेशन को कंटिन्यू करता रहूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा जो है मैं आपको, ठीक है, पढ़ा सकूँ और एनर्जी के साथ पढ़ा सकूँ। करीब करीब 1.5 घंटा होते हुए आ रहा है और मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा के रखा हुआ हूँ। तो आप लोग अगर पूरी एनर्जी आप लोग लगा दोगे, आप लोग शेयर मारोगे, ठीक है, सभी के सभी लोग, जी हाँ, लानी जी बोल रहे प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए सर, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे लोग, एक एक बच्चा जो देख रहा है वो लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट्स करते रहेगा यहाँ पर में और शेयर करते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है आप सभी लोगों ने, मैं क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ देख भी रहा हूँ कि कितने बच्चे जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों में से कितने लोगों ने यहाँ पर में सब्सक्राइब किया हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग भैया जो थे हमारे, ये चांद पर जाने वाले पहले आदमी इंसान थे, ठीक है। चांद पर जाने वाले, चांद पर गए थे सबसे पहले इंसान जिन्होंने चांद पर कदम रखा। इन्होंने चांद पर कदम कौन से साल में और कौन से महीने में रखा था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है फ्रेंड्स, इन्होंने जुलाई 1969 के अंदर में, ठीक है, जुलाई 1969 के अंदर में इन्होंने पहला कदम रखा था चांद के ऊपर में। ये याद रखना है आप लोगों ने, चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रहेगा आप सभी लोगों को, चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। 21 जुलाई 1969 को जो है इन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। कई जगह पे आप लोगों को 20 जुलाई मिलेगा, ऐसा इसीलिए फ्रेंड्स क्योंकि भारत में उस समय में 21 जुलाई हो रहा था, उधर में 20 जुलाई था अमेरिका के अंदर में। तो हमारे एनसीईआरटी वालों ने भारत वाला टाइमिंग लिया, भारत में 21 जुलाई हो रहा था, क्योंकि पहले भारत में टाइम डेट चेंज हो चुकी थी, फिर पृथ्वी घूमते घूमते फिर बाद में थोड़े समय के बाद में वहाँ 21 जुलाई हुई। तो हमने 21 जुलाई एनसीईआरटी में जो दिया है वही लेना है आप लोगों ने, 21 जुलाई 1969, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये आप लोगों का, आप एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट दिखा दिया आप लोगों को प्रूफ के साथ में। अनर्गल बात तो करते ही नहीं भाई साहब अपन, ठीक है, जो बात है वो बात है। नील, ये आपकी एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट आप लोग जाकर देख सकते हो। ओके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे, 21 जुलाई 1969 को उन्होंने पहला कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में, ये क्वेश्चन 21 जनवरी 2022 को आया था, ठीक है। एक अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापक एक गांव की कहानी से शुरू करता है। अध्यापन एक गांव की कहानी से शुरू करता है कि एक गांव था, ठीक है, वहाँ ऐसा था, वहाँ वैसा था, जहाँ सभी लोग गांव की मुखिया चुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ पर मैं गांव का मुखिया चुना जा रहा है। यह कहानी निम्न में से किस विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए उपयुक्त होंगी? अगर आप टीचर बन जाओगे तो आप लोग बताइए यहाँ पर में, अगर आप ऐसी कहानी सुना रहे हो कि एक गाँव है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा गाँव, वहाँ पर में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपने गाँव का मुखिया चुन रहे हैं। दानिश सर को अपना मुखिया चुना जा रहा है वहाँ पर में, ठीक है। तो किस बारे में बात हो रही है यहाँ पर में? आप लोगों की ग्राम सभा, रूरल लाइवलीहुड, ग्रामीण जीविका, ग्रामीण प्रशासन, गांधी स्वराज। तो देखो, गांव के सारे लोग जो होते हैं ना, गांव के सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, पेड़ के नीचे या जहां पर में भी, जो भी जगह है मैदान में जहां पर में भी, इस सभा को क्या कहा जाता है पता है? जब सारे के सारे लोग जमा होते हैं उस सभा को जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कहा जाता है ग्राम सभा, ठीक है, उस चीज को ग्राम सभा कहा जाता है।
तो आप लोगों का ग्राम सभा जो है वो सारे गांव के जितने भी लोग हैं, ठीक है, जब एक जगह पे एकत्रित होते हैं आप लोगों के, उस जगह उस चीज को ग्राम सभा आप लोग कहते हो, ये याद रखना है आप लोगों ने, ग्राम सभा। तो गांव के जितने भी एलिजिबल वोटर्स है, उस गांव के जितने भी एलिजिबल वोटर्स है जो उस गांव में रहते हैं, उन लोगों को ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कि आप लोग ये टीचिंग परीक्षा गांव में रहते हो, ठीक है, अदरक लहसुन प्याज आम जाम सब आपके नाम है यहाँ पर में, ठीक है, और आप जो है 18 साल से ऊपर के हो, तो आप ग्राम सभा के मेंबर हो, आप ग्राम सभा हो, अपने आप में आप ग्राम सभा हो, अपने आप में आप एक ग्राम सभा हो, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। सर जब सब कुछ खत्म हो जाए तो पढ़ाई कैसे की जाए, सर बताइए। जब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ खत्म होने का मतलब है कि रिवीजन भी हो गया, फिर आराम करना। ऑब्वियस सी बात है कि भाई रिवीजन करनी है, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, और टेस्ट देने के बाद में जितना ज़्यादा जो है आप लोगों का, ठीक है, हम एकदम हम लोग भी आपके साथ खड़े, सर आशीर्वाद ऐसे ही रहने दीजिए। पूरा 2 ग्रुप में डाल दिए हमने आपकी वीडियो का लिंक। चलो रुपेश मणि त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोग भी ऐसे ही करते रहिए सभी लोग। देखिए, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि सारे के सारे जब एडल्ट एक जगह पे जमा होते हैं अपने लीडर को चुनने के लिए, अपने मुखिया को चुनने के लिए, उसको ग्राम सभा की मीटिंग कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा वाला कथन सत्य नहीं है? जी हाँ, मैं बिल्कुल पानी भी पी लूंगा जी परिश्मा जी, ठीक है, बस आप लोग जल्दी जल्दी से ऐसे यहाँ पर में पढ़ते रहिए। तो भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना कि कौन सा वाला कथन सही है। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं फ्रेंड्स कि भारतीय संसद के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला है, तो वित्त से संबंधित मामले में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी। वाह, नहीं नहीं वाह, मतलब मोदी जी या मनमोहन सिंह जी की सरकार है, या किसी की भी अदरक लहसुन प्याज जिसकी सरकार है, वो बिना बिना मतलब के अपना पैसा खर्चा करते रहे, जितना पैसा आएगा उतना खर्चा करते हैं। संसद के प्रति जवाब देना हो, अरे भाई बजट पास कराना पड़ता है, जितना भी पैसा खर्च करना होता है ना, संसद की मंजूरी लेना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, आवश्यक नहीं है बोलकर ये क्वेश्चन गलत कर दिया उसने। पहला ही पॉइंट, इतना इजी क्वेश्चन, पहला ही गलत। आप खुद सोचो यार, अपने दिमाग से, अपना पर्सनल प्राइवेट जो है आपका दिमाग इस्तेमाल करो आप लोग सभी लोग, कि भाई संसद की मंजूरी के बिना आप खर्च कैसे कर सकते हो? बजट पास कराना होता है आप लोगों को, अगर बजट पास नहीं कराएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो बजट पास करवाना जरूरी होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो यहां नहीं बोलकर गलत कर दिया, तो आंसर तो आपको डायरेक्टली मिल गया आप लोगों का। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, पार्लियामेंट जो है आप लोगों का क्वेश्चन आवर से शुरू होती है। हर दिन जो पहला घंटा होता है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का, वो कौन सा घंटा होता है? ठीक है, अरे घंटा मतलब कि कौन सा वाला समय होता है वो बेसिकली आप लोगों का, ठीक है, ठीक है, आप लोगों का कौन सा वाला समय काल होता है? जो पहला आवर होता है पार्लियामेंट का, वो प्रश्न काल होता है आप लोगों का। पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट किस किस चीज से बनी हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। हमारे भारत की संसद, हमारे देश की पार्लियामेंट, हमारे देश की पार्लियामेंट, जब मैं मुड़ूंगा आप लोगों के फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 1500 क्रॉस हो जाना चाहिए वापस से, सभी लोग एक एक सार शेयर कर देंगे, सारे के सारे लोग। संसद जो है हमारी 3 चीज से मिलकर बनी है। एक तो है लोकसभा हमारी, ठीक है, दूसरा है राज्यसभा हमारा, राज्यसभा, और हमारे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो भी संसद का पार्ट है। लोकसभा, राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, उच्च सदन, ऊपरी सदन कहा जाता है, उच्च सदन, ऊपरी सदन बोलो या उच्च सदन बोलो, अपर हाउस। इसको लोअर हाउस बोला जाता है, लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है आपके DSSB के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है, आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। सुपर टेट में, DSSB में, सीटेट के अंदर में भी पूछ सकते हैं। लोअर हाउस किसको बोलते हैं? निचला सदन लोकसभा को। ऊपरी सदन या उच्च सदन, अपर हाउस, किसको बोला जाता है? अपर हाउस, राज्यसभा को। जब दोनों से कानून पास हो जाए तो राष्ट्रपति उसके ऊपर में हस्ताक्षर करते हैं, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो यही तो बात बोली गई है यहाँ पर में कि भाई हमारे पार्लियामेंट के अंदर में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों हैं, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट जो है उसके पास में बहुत सारे पावर है। क्यों पावर दिए गए पार्लियामेंट को? क्योंकि हमारे जनता के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर में जाते हैं, तो जनता के लोग वहां पर में जाते हैं। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स पार्लियामेंट आप लोगों की क्या है? पार्लियामेंट जो है हमारी, उसके पास में बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है? देखिए मैं फ्रेंड्स, हम लोग 1500 से नीचे आए हैं यहाँ पर में थोड़ी समय के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग शेयर कर रहे होंगे ताकि हम लोगों का सेशन इसी तरीके से धमाकेदार तरीके से चलता रहे। ओके, तो आप लोगों को ज्ञान की वर्षा हो रही है। आप लोग कितना जानना चाहते हो?
ओके चलिए, तो आंसर क्या होगा इसका बता दीजिए जल्दी जल्दी से, और सभी लोगों को कमेंट में आंसर करते रहना है। लेक्चर कैसा लग रहा है वो भी बताते रहना है आप सभी लोगों ने। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, वेल्ड, पंपास, डाउन, स्टेपी, तो देखिए वेल्ड जो है फ्रेंड्स आप लोगों का दक्षिण अफ्रीका के अंदर में कहा जाता है, घास का मैदान। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का जो घास का मैदान है आप लोगों का, उसको आप लोग वेल्ड बोलते हो। ठीक है, साउथ अफ्रीका उसमें वेल्ड कहा जाता है। मैप मिलेगा क्या हमें? जी हाँ, मिल जाएगा। तो यहाँ पर में साउथ अफ्रीका वाले को वेल्ड कहा जाता है, वेल्ड, ना कि दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका यहाँ है, साउथ अफ्रीका यहाँ पर में है। तो भाई लोग और उन सभी की बहनों ध्यान से देखो यहाँ पर में आप लोग कि यहाँ पर में वेल्ड आप लोगों से कहा गया है, साउथ अमेरिका नहीं होगा, साउथ अफ्रीका होगा। यहाँ पर में साउथ अफ्रीका यहाँ पर में आप लोगों का होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर में पहला ही वाला गलत है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। पंपास कहा जाता है अर्जेंटीना के अंदर में, वो भी मैप के थ्रू दिखा देता हूँ आप लोगों को। अरे यार ये मैप क्यों शर्मा जाता है इतना ज्यादा, पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, पंपास अर्जेंटीना के अंदर में, डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपी सेंट्रल एशिया के अंदर में, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा आ गया वापस। चलिए, तो यहाँ पर में अर्जेंटीना जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, यहाँ पर में कहा जाता है आपका पंपास। ठीक है, यहाँ पर में ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है डाउन, और यहाँ सेंट्रल एशिया में इसको कहा जाता है स्टेपी। एक बच गया है आप लोगों का। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर में क्या कहा जाता है, कोई बता सकता है क्या मुझे? कोई है यहाँ पर में जो बता दे मुझे नॉर्थ अमेरिका में क्या कहा जाता है? मान जाएंगे आप लोगों को। एक बार जल्दी से बता दीजिए कि क्या कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। ठीक है, चलिए 1500 वापस से जो है फ्रेंड्स हम लोग टच करके वापस आए। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब का बटन भी दबाते रहना है, जितने भी नए लोग हैं टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे। ओके, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। जो मैंने आप लोगों से पूछा है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में इसको कहा जाता है प्रेरीज। ये आपके यहाँ नॉर्थ अमेरिका में जो मूल निवासी थे अमेरिका के, यहाँ पर में रहा करते थे, रेड इंडियंस जिनको बोलते थे। फिर बाद में ब्रिटिशर ने हमला किया, बेचारे लोग तो ऐसे ही मर गए, आधे तो बीमारियों से मर गए। हम लोगों ने जो ब्रिटिशर्स लोग लेकर गए थे, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी उतनी थी नहीं ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा, इस वजह से। ओके चलिए, भारत के संविधान को लिखने में लगभग कितना समय लगा ये आप लोगों को बताना है। तो भारत के संविधान को लिखने में जो है फ्रेंड्स लगभग हम लोगों को यहाँ पर में 3 साल का समय लगा। टू बी स्पेसिफिक बात करूँ आप लोगों से तो 2 साल, ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। एनसीईआरटी में लगभग 3 साल बोला है मैंने आपको, टू बी स्पेसिफिक बता दिया यहाँ पर में। लोकसभा की वेबसाइट के ऊपर में इसको 17 दिन भी लिखा है, उन्होंने 26 नवंबर को पकड़ा नहीं है। तो 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी। 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। 1 नंबर यहां मिलेगा आप लोगों को। हमारी संविधान सभा जिसने हमारा संविधान बनाया है, उसने जो है फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 तक काम करते रहे। ठीक है, तो यहां पर में ये हो गए आप लोगों के 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब मैं आपको बताता हूं, इस दिन संविधान को अपनाया गया कि भाई अब बनकर तैयार हो गया है, संविधान को अपना लिया गया है, अडॉप्ट कर लिया गया है, अडॉप्ट कर लिया गया है। उसके कुछ दिनों के बाद, ठीक है, उसके कुछ दिनों के बाद जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो अपनाया कब गया था? 26 नवंबर को, जिस दिन बनकर तैयार हुआ। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन इसके सारे के सारे प्रावधान देश के ऊपर में इंप्लीमेंट हो गए थे। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत के अंदर में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी संख्या रिजर्व्ड है? ठीक है, 1493 है फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से सारे के सारे लोग एक साथ मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग ऊपर आ जाएंगे जल्दी से, और लेक्चर को बंद करने की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी लोग यहाँ पर मैं बता दीजिए, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? ठीक है, हाउ मेनी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसीज? देखिए हमारे भारत की संसद के अंदर में, ठीक है, संसद के अंदर में जो है SC और ST को रिजर्वेशन दिया गया है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को। जो SC है, अनुसूचित जाति, उन लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स 84 सीट रिजर्व्ड है। 84 सीट, मतलब देश भर में से जितने भी चुनाव होंगे लोकसभा में, उसमें से 84 सीट जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए है। और जितने भी लोग यहाँ पर में शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति है, उन लोगों के लिए फ्रेंड्स 47 सीट रिजर्व्ड है। टोटल आप लोग मेरे को करके बताएंगे कितनी टोटल सीटें रिजर्व्ड है लोकसभा में। देखो ये जो रिजर्वेशन है ना आप लोगों का, वो केवल और केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा के अंदर में नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये केवल लोकसभा में रिजर्वेशन है, राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर में लोकसभा की जगह राज्यसभा दे दिया जाए तो आप लोगों ने थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कर लेना है।
ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड आप लोग उस समय कर लोगे वहां पर उस चीज को कि भाई लोकसभा में होता है, राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे। ठीक है, आपको बताना है मोट की मस्जिद जो है किसने बनाई थी। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले पूरा का पूरा बताया, मोट की मस्जिद वाला और बेगमपुरी मस्जिद का भी बताया मैंने आपको। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर में इसका आंसर जरूर करोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊँ मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी मस्जिद बनाई थी, तो ये पागल राजा था, अपनी बेगम की बात सुनता था, तो बेगमपुरी मस्जिद। ठीक है, बेगम के प्यार में पागल हो गया, बेगमपुरी मस्जिद। ठीक है, जहांपनाह नाम के शहर में बेगमपुरी मस्जिद। तो बेगमपुरी मस्जिद किसने बनाई थी? बेगमपुरी लिख देता हूँ यहाँ हिंदी में भी आप लोगों के लिए, बेगमपुरी मस्जिद। ठीक है, जहांपनाह नाम के शहर में। और यहाँ पर मैं अगर मोट की मस्जिद की बात करूँ मैं फ्रेंड्स, तो सिकंदर लोधी के समय में इसको बनाया गया था, सिकंदर लोधी के समय में। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का, सिकंदर लोधी के समय में। कुतुब जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी उसका निर्माण कार्य करवाया गया था फ्रेंड्स, आप लोगों का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य करवाया गया था। ठीक है, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बाद में इसको बड़ा किसने किया, इस मस्जिद को एनलार्ज किसने किया? उसके दामाद ने, और उसके बाद में बहुत बाद में एक और राजा आया अलाउद्दीन खिलजी, उसने। तो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बड़ा किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट द राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? आप लोगों को पता है कि हमारे देश के अंदर में संसद में, ठीक है, हमारे देश की जो संसद है उसके 3 अंग है, ये अभी बताया मैंने आपको। कौन कौन से अंग है लोग हमारी संसद के? हमारे देश की संसद के कितने अंग है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग है हमारे देश की संसद के। इन तीनों में से लोकसभा के लिए तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट जनता चुनाव करती है, डायरेक्टली। राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये लोकसभा, राज्यसभा और अलग अलग राज्यों की जो विधानसभाएं है वो मिलकर करती है। राज्यसभा में लोग कहाँ से आते हैं? तो राज्यसभा में जो लोग हैं फ्रेंड्स, वो राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो चुने जाते हैं अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, जो अलग अलग राज्यों के एमएलएज होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, यूपी है, वहां से 31 लोगों को चुनकर भेजा जाता है वहां की विधानसभा के द्वारा, आपस से नहीं, बाहर में से किसी एक को भी। हो सकता है कल मेरे को फोन आ जाए यहाँ पर मैं बीजेपी की तरफ से कि दानिश सर फ्री हो क्या यार, हम लोग जो है राज्यसभा में भेजना है कुछ लोगों को, आप जाओगे क्या? तो हम लोग हमारे विधायकों को बोलेंगे कि आपको वोट दे दे करके। तो इस तरीके से 31 लोग जो है फ्रेंड्स यूपी की विधानसभा के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। वैसे ही राजस्थान की बात करूँ आप लोगों से, तो राजस्थान से जो है फ्रेंड्स 10 लोगों को भेजा जाता है। दिल्ली से अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो 7 लोगों को भेजा जाता है। तो 3 लोगों को भेजा जाता है विधानसभा के अंदर में। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हो कि विधानसभा के जो आपके राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य, इनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा किसके प्रति जवाबदेह होती है? राज्यों के प्रति। राज्यसभा राज्यों के प्रति जवाबदेह होती है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिचेस एग, शतुरमुर्ग के बहुत बड़ी मात्रा में अंडे के छिलके आप लोगों को कहाँ पर में मिले हैं? तो शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में आप लोगों को मिले हैं फ्रेंड्स, पाटने नाम की जगह पे। चलो मेरे को बताओ पाटने नाम की जगह कहाँ पर में आप लोगों की, ठीक है, पाटने नाम की जगह कहाँ पर में? चलो चारों ही बता दो आप कहाँ पर में है। पाटने नाम की जगह है जहां पर में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले आप लोगों को। ओके, पाटने नाम की जगह है महाराष्ट्र के अंदर में, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। यही वह जगह है जहां पर में पहली बार मनके बनाए गए थे। मनके मतलब वो मोतियों टाइप के, नहीं क्या, वो गले में पहनने के लिए। तो शुतुरमुर्ग के अंडों को ऐसा माला में पिरोकर पहनते थे वो लोग, लेडीज। देख मेरे हस्बैंड ने जो है ना मेरे को बड़े वाले शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके का लेकर आया है। फिर वो अपने घर में जाती होंगी, अपने पति को बोलती होंगी, देखा यहाँ पर मैं शर्माइन के जो है वो शर्मा जी ने उनके लिए लेकर आया है, और वर्मा जी कुछ कर ही नहीं रहे अपनी पत्नी के लिए। तो फिर वर्मा जी के ऊपर में प्रेशर आया, वो और बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा लेकर आए, ठीक है। उसके फिर किया होगा, उस समय की बात बता रहा हूँ। अब शर्मा जी वर्मा जी होते नहीं थे उस समय में, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। कालीबंगान जो है आप लोगों को राजस्थान के अंदर में, ठीक है। हम्पी जो है आप लोगों को मिलेगा कर्नाटक के अंदर में, कर्नाटका में हम्पी नाम की जगह। और कोलकाता तो पश्चिम बंगाल में। ये तो क्या ही बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने। ऑस्ट्रिचेस जो है आप लोगों को इंडिया में आज नहीं मिलते, लेकिन पुराने समय में पैलियोलिथिक एज के अंदर में शुतुरमुर्ग मिलते थे।
आज से करीब जो है वो 2 लाख 3 लाख साल 4 लाख साल पहले भारत के अंदर में शुतुरमुर्ग मिलते थे। ये शुतुरमुर्ग मिलते थे, ये हमें कैसे पता चला? शुतुरमुर्ग भारत के अंदर में मिलते थे, ये हमें पता चला क्योंकि उस समय जब कार्बन डेटिंग की गई तो हमें पता चला कि पाटने नाम की जगह में जो हमें अंडे के छिलके मिले ये पैलियोलिथिक समय काल के हैं। और उस समय में क्या करते थे ये लोग? खाली पीली भी नहीं बैठते थे। हरकतें देखो आप लोग इन लोगों की, मैं आपको चुगली कर रहा हूँ इन लोगों की, सुनो मेरी बात। इन लोगों की क्या करते थे खाली पीली बैठ के? यहाँ पर में वो अंडों के ऊपर में छिलकों के ऊपर में ये लोग पेंटिंग बना रहे, डिजाइन बना रहे। वो शुतुरमुर्ग का अंडा सोच रहा हूँ, अरे भाई क्या कर रहा है तू? ये मेरे बच्चे का घर था, उसके ऊपर में तू अपने मैडम की फोटो बना रहा है। यहाँ पर में ये अंडे का छिलका है मान लो, वो बना रहा है यहाँ पर में, ठीक है, शब्बों की फोटो यहाँ पर में इस तरीके से अंडे के छिलके के ऊपर में। ये लोग कई बार मनके बनाते थे, इसके ऊपर में टुकड़ों से डिजाइन बनाते थे, मनके तैयार करते थे। ये लोग पाटने के अंदर में हमको मनके मिले, अंडे के छिलकों को जोड़ जोड़ कर दे रहा है। वो वहां से शुतुरमुर्ग को सोच रहा हूँ ये क्या हरकत है तुम्हारी कि भाई मतलब मेरे बच्चे का अंडा, उसका छिलका, तुम उसके ऊपर में तुम्हारी लव स्टोरी खेल रहे हो। और ये मैडम लोग क्या है, तुम लोग क्या कर रही हो? आपस में एक दूसरे को जला रही हो तुम लोग। अकल उकल है तुमको कुछ? बच्चे की चीज है यार, उसको रहने दो, उसको भी इस्तेमाल कर ले रही हो तुम अपना वहां पर में दिखाने के लिए। चलिए 2000+ लाइक्स हो गए फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। और सुपर चैट के लिए सोनी कुमारी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, सुपर चैट यहाँ पर मैं देने के लिए आपका भी। चलिए तो मनके कहाँ मिले थे आप लोगों को? मनके मतलब वही बीड्स टाइप के, ठीक है, इसी से बनाए जाते थे। और उसके ऊपर में कुछ पीस के ऊपर में डिजाइन भी मिला है, पाटने नाम की जगह महाराष्ट्र में। आप लोगों को पॉलिटी का एक क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में एक संविधान सभा की मांग की थी। आज ही पेड क्लास के अंदर में इसको पढ़ाया भी है मैंने आप लोगों को, और बहुत ही बढ़िया तरीके से याद भी करवाया है। सर पानी भी पी लीजिए, हम लोग शेयर भी कर देंगे। अरे यार पानी की तो मैं भूल ही गया, पानी पीना है मैंने। कि हाँ सीटेट अपियरिंग है तो DSSB की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप लोग पेपर 1 दे रहे हो, TGT PGT, अगर आपको लगता है कि सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप ले सकते हो DSSB की क्लासेस, जो डिस्काउंट चल रहा है उसमें। 1934 के अंदर में, 1934 के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आप लोगों का, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मांग इन्होंने की थी। बिल्कुल सही बात है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी, जबकि हम आज़ाद भी नहीं हुए थे। तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांग की थी कि भारत के लिए एक संविधान सभा बना दी जाए ताकि भारत के लोग अपना संविधान खुद बना सके? तो 1934 के अंदर में बनाया था फ्रेंड्स। संविधान सभा ने दिसंबर 1946 एवं नवंबर 1949 के बीच स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। 26 नवंबर 1949 तक 11 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक तैयार किया। बिल्कुल सही है, तो दोनों के दोनों सही है। यहाँ पर मैं आप लोगों के सही पूछा था ना आप लोगों से, सही है बिल्कुल आप लोगों का, ठीक है। आंसर दिख भी रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब कई सारे लोग जो है यहाँ पर मैं बोलते कि सर 1935 में उन्होंने डिमांड की थी, क्योंकि लक्ष्मीकांत में दिया है, लक्ष्मीकांत नाम की एक पुस्तक आती है आपकी, उसमें दिया है। मेरे लाल ncrt.nic.in के ऊपर में देखो आप क्या दिया है। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग की थी। मैं मानता हूँ कि आप लोगों की काफ़ी सारी जो बुक्स है आप लोगों की, ठीक है, DK बसु वगैरह, सुभाष कश्यप वगैरह बुक के अंदर में 1935 दिया है, बट हमारे लिए तो 1934 मानना पड़ेगा ना, जो NCERT ने दिया है। NCERT बोलेंगे कि भाई, NCERT कहेंगी कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, एज क्राइटेरिया क्या है सर? तो DSSB का जो एज क्राइटेरिया है वो मैं उसके ऊपर में मैंने वीडियो बनाया है। आप दानिश सर DSSB एज क्राइटेरिया ऐसे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। दानिश सर आप लोगों को लिखना है और मिल जाएगा आप लोगों को उसके ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड 1458 हो गए, 2 कम है। जल्दी जल्दी से सारे के सारे लोग एक साथ वापस से शेयर कर दीजिए। वेयर इज डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे गहरी खदान कहाँ पर में है? एज पर NCERT आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स की दुनिया की सबसे पहली खदान, सबसे गहरी खदान, जहाँ से बेसिकली गड्ढा नहीं, खदान, जहाँ से खनिज निकाले जाते हैं। ऐसे तो बहुत गहरे गहरे गड्ढे भी है, लेकिन सबसे गहरी खदान जो है आप लोगों को मिलेंगी साउथ अफ्रीका के अंदर में। तो साउथ अफ्रीका में दुनिया की सबसे गहरी खदान है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एज पर NCERT ध्यान से देखिए आप सभी लोग यहाँ पर में। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका के अंदर में स्थित है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसकी गहराई करीब 4 किलोमीटर करनी थी गहराई, लेकिन इंजीनियर्स लोगों ने इसको और खोद खोद कर 6 किलोमीटर गहरा कर डाला। उसको 4 किलोमीटर तक खोदने का इरादा था। पेट्रोलियम और बाकी चीज़ों की
उन्होंने जो है यहाँ पर में ना खोज में, तेल की खोज में उन्होंने 6 किलोमीटर तक कैद कर डाला है उन लोगों ने। अब ये 6 किलोमीटर भी बहुत कम है। अगर आपको पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना है, मतलब मान लो आपने खुदाई चालू की, आप इतना सा खोद पाए हो, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए पता है आपको कितना खोदना पड़ेगा? ठीक है, समुद्र की सतह से भी 6000 किलोमीटर गहरा खोदना पड़ेगा आपको। अभी हम खोद पाए 6 किलोमीटर, हमको चाहिए पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर खोद पाए और 6000 किलोमीटर तक खोदना है। तो भाई कितने हमारे जो है वंशज लग जाएंगे इतना खोदने के लिए हमको, तो पृथ्वी के सतह केंद्र तक पहुंचना है। वैसे भी इम्पॉसिबल है क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है अंदर में कि वहां तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। कुछ भी चीज़ डालोगे वो पिघल जाएंगी अंदर में जाकर। ओके, तो स्पेशल तरीके के टूल्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे अगर वहां तक पहुंचना है हम लोगों ने। चलिए, तो 4 किलोमीटर की गहराई में है, तेल की तलाश में इंजीनियरों ने उसको और गहरा कर डाला है 6 किलोमीटर। संघवाद से क्या तात्पर्य है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का गोद लिया हुआ क्वेश्चन है। सीटेट अपेयरिंग वाले DSSB का फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? देखिए, DSSB का अभी तक फॉर्म आया है नहीं, तो आप अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप जो पेपर दे रहे हो अभी सीटेट का, उसके अंदर में आपका सीटेट निकल जाएगा आपका, तो आप बिल्कुल फॉर्म जो है यहाँ पर में जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आप भर लोगे। ठीक है, जो रिजल्ट आने वाला है उसके अंदर में वो अलाउ कर देंगे आपको। देखिए फ्रेंड्स, फेडरलिज्म रेफर्स टू, संघवाद से क्या तात्पर्य है? संघवाद से सिंपल सी चीज तात्पर्य है फ्रेंड्स ये कि आपकी एक से ज्यादा सरकार का होना। हमारे भारत देश के अंदर में केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है, मोदी जी वाली सरकार, पता है ना आपको, केंद्र के ऊपर में पूरे देश की। फिर हर राज्य के अंदर में राज्य सरकारें हैं, फिर राज्यों के अंदर में अलग अलग इलाकों में लोकल गवर्नमेंट है, ग्रामीण इलाकों में पंचायत है, शहरी इलाकों में म्यूनसिपैलिटी है। तो एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का जो होना है ना आप लोगों का, इसको आप लोग संघवाद या फेडरलिज्म कहते हो। फेडरलिज्म, संघवाद। तो संघवाद जो है आपका एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना ये होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हमारे भारत के अंदर में संघवाद है, फेडरलिज्म है हमारे भारत के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। आपको बताना है कि पटवारी की देखरेख कौन करता है, पटवारी के काम की देखरेख कौन करता है, जो भी पटवारीज होते हैं उनके काम की देखरेख कौन करता है। देखिए, जितने भी लोग पेपर 1 के लिए भी पढ़ रहे हैं ना फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर 1 की भी क्लासेस आप लोगों की होती है 7 बजे आप लोगों की, रितिका मैम के साथ में मैं लेता हूँ, तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हो ताकि आप लोगों का उसके अंदर में भी फायदा हो जाए, वो भी आप लोग अच्छे से कर सको। ठीक है, पटवारियों के काम की देखरेख कौन करता है ये बताना है आप लोगों ने जी। तो पटवारियों के काम की देखरेख की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो पटवारी जो है बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि पटवारी का मेन काम होता है, ठीक है, जमीन का मापना। ठीक है, जमीन को मापना। ठीक है, पटवारी का सबसे मेन काम है, ठीक है, जमीन का रिकॉर्ड रखना और उसको मापना। मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड उसका मेजरमेंट ऑफ लैंड और जो भी लैंड रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करना। तो मेजरमेंट ऑफ लैंड, हर तहसील के अंदर में बहुत सारे पटवारी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग गांव के अलग अलग पटवारी होते हैं। तो उस तहसील का जो भी तहसीलदार होगा, जो तहसीलदार होगा उस तहसील का अधिकारी, वो पटवारियों के ऊपर में सुपरवाइज करता है कि पटवारी सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर आपका पटवारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप तहसीलदार के पास में जाके शिकायत कर सकते हो कि तहसीलदार साहब, पटवारी साहब जो है वो हमसे रिश्वत मांग रहे हैं। ओके, नहीं, बीएड वाले जो है DSSB का पेपर 2 का कर सकते हैं, लेकिन पेपर 1 के लिए अभी हाल फिलहाल के अंदर में जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके अनुसार एट दिस मोमेंट तो नहीं कर सकते। आगे का पता नहीं, आगे का हो सकता है कि कुछ ऑर्डिनेंस वगैरह आ जाए या कुछ और चीज़ हो जाए या रिव्यू पिटीशन डाली जाए, बट अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है। ओके, बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर मैं देख ही सकते हो कि DSSB के जो आप लोगों के कोर्सेस है जिसमें भी आप एलिजिबल हो, जनरल पेपर की पढ़ाई आप लोग कर सकते हो। जनरल पेपर जो लोग एलिजिबल नहीं है PRT के लिए, अभी फिलहाल के लिए उन लोगों के लिए जनरल पेपर भी लाया गया है ताकि कम से कम वो जनरल पेपर पढ़ते रहे, जिससे कि उनका EMRS, AWES, सुपर टेट और बाकी जितने भी एग्जाम्स है उसके अंदर में PET उनके लिए भी तैयार होते रहे वो। बाकी PET के लिए एक डेडिकेटेड बैच भी आप लोगों का, वो भी आप लोग कर सकते हो। जो भी हेल्प चाहिए 9697888844 इस नंबर पे कॉल करो, आप लोगों को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि भाई हम आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण काल के अंदर में आप लोगों को शुतुरमुर्ग मिलते थे, शुतुरमुर्ग मिलते थे, ये कैसे आप लोगों को पता? तो शुतुरमुर्ग मिलने के बारे में हमें कैसे पता चला है? तो शुतुरमुर्ग के मिलने के बारे में हम लोग आज जानते हैं क्योंकि पाटने नाम की जगह है महाराष्ट्र में,
वहाँ पर में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं, और अंडे के छिलकों के ऊपर में क्या क्या किया गया है बताओ बोला थोड़ा सा। बेचारे बेचारे शुतुरमुर्ग की जो है उनके दर्द को बांटेंगे हम लोग मिलकर, शुतुरमुर्ग के दर्द को बांटो। क्या क्या किया गया उसके अंडों